आइए मेरे दोस्त, तो आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी में, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अभी आपने जहां तक पढ़ा था यानी यूनिट 6 तक, वो पहले भी फाउंडेशन के स्टूडेंट पढ़ते थे। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर है आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी में, जो आप अब यहाँ पे पढ़ने वाले, है ना। आइए, तो आज हम बहुत जल्दी जल्दी पहले चैप्टर 7 खत्म करेंगे, यानी यूनिट 7 खत्म करेंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 9। आइए, तो बहुत ही इजी इजी कंसेप्ट है, टेंशन नहीं लेनी, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, आपको सब समझ में आता जाएगा। चले, आइए, तो हमने यहाँ पे पढ़ना है बेटा, ओवरव्यू देख लो, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, अभी सिखाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, नेचर ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी क्या होता है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, एक हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होता है, और हमारे श्योरिटी के राइट क्या होते हैं। सर ये तो सिखा दो, श्योरिटी क्या होता है, अभी सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आइए, तो बेटा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो क्या था, वो पुराने वाले टाइम में हमारे सीए फाउंडेशन के कोर्स में था, और ये जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं अब हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जो जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे को, हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.1 किससे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, है ना। आइएगा, अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, हम ना ये सारे के सारे नए चैप्टर स्टडी मैथ से कवर कर रहे हैं, ताकि जो भी वीडियो देखे उसके पास अपना मटेरियल हो, ठीक है। तो कोई भी बच्चा इसको आराम से स्टडी मटेरियल से कवर कर सकता है सभी लेक्चर्स को, जो न्यू टॉपिक्स के हैं। डन, आइएगा, तो सर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी। मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा, या आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता होगा क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी। बहुत बार बताया मैंने आपको। हिंदी का एक मैं वर्ड आपको सिखाता हूं इसके बारे में, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। क्या करना, लॉस को कंपनसेट करना। तो हम ये सीख रहे हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम क्षति की पूर्ति करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड लगाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सर ऐसे तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे तो सर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो अगर आप देखोगे कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको बोलती है कि भाई साहब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लो, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लो, तो कल को अगर कोई एक्सीडेंट होगा या चोरी हो जाएगी तो जो भी आपको उसकी वजह से लॉस होगा उसे हम मेट आउट कर देंगे। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसके कॉन्ट्रैक्ट का, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का। समझ में आया, समझ में आया क्या। सर यहां पे ना दो पार्टी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, सुनना। अब मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, मान लेते हैं कि हमारी दीदी है, परी दीदी। कौन सी दीदी है हमारी, परी दीदी। ये कोई बिजनेस करना चाहती है या कहीं पे पैसा लगाना चाहती है, और ये डरती है उस लॉस से जो फ्यूचर में हो जाएगा। तो मैंने इसको बोला मैडम डरो मत, मैं आपको इस लॉस को इंडेमनिफाई कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस लॉस को इंडेमनिफाई कर रहा हूं, यानी कि अगर लॉस होगा तो वो मेरा, तुम डरो मत। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि कल को अगर लॉस होगा तो मैं उसको पूरा कर दूंगा। तो मैं कौन, सर कौन बताना। सर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है इंडेमनीफायर। क्या बोला जाता है सर को यहां पे, मैं कौन हूं, इंडेमनीफायर। बोलो ना।
सर को यहां पे बोला जाएगा इंडेमनीफायर, और जिसको हमने इंडेमनीफाई करा है वो कौन होगा? इंडेमनिटी होल्डर। वो कौन होगा? परी मैडम कौन है यहां पे, बोलो? होल्डर, या फिर ये भी बोल सकते हैं इंडेमनिटीफाइड, इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। समझ में आया? तो जो सुनना, जो लॉस को कंपनसेट करने का वादा कर रहा है वो कौन है? इंडेमनीफायर। और जिसका लॉस हम कंपनसेट करके दे दे रहे हैं वो कौन है? इंडेमनिटी होल्डर। कौन? इंडेमनिटी होल्डर, या उसको बोलेंगे इंडेमनिटीफाइड। आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आया इतना? इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये भी समझ में आया? सर ये टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे हम ये बोलते हैं कि अगर आपको लॉस होगा तो हम उसको कंपनसेट कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया? दीदी क्योंकि डरती है लॉस के रिस्क से, इसलिए हम बोलते हैं जहां रिस्क है वहीं रिस्क है। तो हमने बोल दिया कि भैया आपके लॉस को हम कंपनसेट करेंगे, आप डरो मत। डन? जल्दी से आप एग्जांपल पढ़ लो इसके। देखो मैं पढ़ा देता हूं आपको। कह रहा है ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम ऑफ 5000 एडवांस बाय द सी टू बी इन कंसिक्वेंस व्हेन बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू सी फेल टू डू सो, शी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए एज प्रोवाइडेड इन 124। ए ने इंडेमनीफाई कर दिया था और ए ने बोला था कि भैया अगर इसकी वजह से कोई भी पेनल्टी लगेगी तो मैं आपको दे दूंगा, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ए कौन है यहां पे बताना? इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर है, और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? बी। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? बोलो बोलो, समझ में आया इतना? हाँ, आगे आ जाओ। कहता है however the above definition of indemnity restrict the scope of contract of indemnity in as such as it cover only the loss caused by, या तो वो लॉस प्रोमिजर के द्वारा हुआ हो या किसी और पर्सन के द्वारा हुआ हो। सुनिएगा, अगर एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, तो उसके लिए हम लॉस को इंडेमनीफाई नहीं करेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भैया अगर क्या हो गया, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस केस में अगर आपका लॉस होगा, जो भी स्पेलिंग होती है, उस केस में अगर आपका कोई लॉस होगा, अर्थक्वेक आ गया है और उस केस में अगर आपका लॉस हुआ तो हम उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे, हम उसको इंडेमनीफाई नहीं करेंगे, और उसको हमने इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट से आउट कर दिया। हमने ये बोला कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो कंडक्ट ऑफ प्रोमिजर से हुआ है लॉस या फिर कंडक्ट ऑफ किसी अदर पर्सन के से हुआ है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा और एक्ट ऑफ गॉड को हम कंपनसेट नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया? तो लॉस कैसा होना चाहिए? या तो प्रोमिजर के कंडक्ट से होना चाहिए या किसी अदर पर्सन के कंडक्ट से होना चाहिए, एक्ट ऑफ गॉड को हम कवर नहीं करते। समझ में आया? आइएगा, तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, देखो यहाँ पे, दस द लॉस ओकेजन बाय एक्सीडेंट नॉट कॉज बाय एनी पर्सन और एन एक्ट ऑफ गॉड दैट इज द नेचुरल इवेंट इज नॉट कवर्ड। इसलिए हम नेचुरल इवेंट को कवर नहीं करते। समझ में आया? आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, वहां पे एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर पूरी मूवी है, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि भैया ऐसा ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन देखना, एक ना जजमेंट हुई थी जहां पे एक्ट ऑफ गॉड को भी इन्होंने अप्रूव कर दिया था, लेकिन ये तब करा गया था इंग्लिश लॉ के हिसाब से। ठीक है, 1942 में कह रहा है डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ, एज पर द इंग्लिश लॉ इंडेमनिटी मींस द promise to save another harmless from the loss. Here it cover every loss whether due to negligence of promisee or any natural calamity or any accident. तो यहाँ पे तो दे दिया था, लेकिन अब हमारे प्रोविजन ने मना करा है कि हम भैया एक्ट ऑफ गॉड को कवर यहाँ पे नहीं करते। तो पहले एक जजमेंट आ चुकी है जिसमें कवर करते थे, लेकिन आज की डेट में मैं बोलूंगा कि कवर नहीं करते। ठीक है, आइए अब सुनना,
कह रहा है कि मोड क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आप कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस तरीके से कर सकते हो। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे कर सकते थे, या तो वो एक्सप्रेस होता था या तो वो इम्प्लाइड होता था। तो आप भी जो ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें दो तरीके से कर सकते हो, कैसे, या तो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा। लेकिन सुनना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें सारे एसेंशियल होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई सा भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट होना जरूरी है? आंसर इज यस सर, एसेंशियल एलिमेंट होना तो जरूरी है। अगर मैं ये बोल दूं कि परी मैडम आप ना स्वाति मैडम को चक्कू मार दो, जो भी लॉस होगा उसको मैं कंपेंसेट करूंगा, मैंने क्या बोला, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया एक, मैंने क्या बोला, परी मैडम और स्वाति मैडम को चक्कू मार दो और जो भी लॉस होगा उसको मैं कंपनसेट करूंगा, यानी जितनी भी सजा आपको मिलेगी उसको मैं पैसे से कंपनसेट कर दूंगा। तो बताना ये क्या आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यानी इंडेमनिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो किसी लॉफुल पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। समझ में आया? यानी ऑल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर, ऑल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर। समझ में आया? अच्छा सर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे होगा? एक्सप्रेस बाय वर्ड हो गया या बाय रिटर्न हो गया, और इम्प्लाइड का मतलब कि मैंने, आप इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और आप कह रहे थे सर मेरे को ना बहुत डर लग रहा है लक्ष्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं कर, मैं हूं ना बहन, मैं हूं ना तेरा भाई, है ना। तो मैंने ये बोला और मैडम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डन। और मैंने ये इशारों इशारों में बोल दिया कि कोई भी लॉस होगा तो उसे कंपनसेट मैं कर दूंगा, या मैंने लक्ष्मी को कॉन्फिडेंस में ले लिया कि मैडम मैं बैठा हूं आप टेंशन मत लो। तो मैंने क्या करा बताओ, एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें मैंने बाय एक्सप्रेस ये नहीं बोला कि मैं इंडेमनिटी ले रहा हूं या मैं लॉस को क्या कर रहा हूं, लॉस को कंपनसेट करूंगा, डन। तो सर दोनों ही तरीके से हो सकता है। कैसा हो सकता है बोलो? एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। ये वाला एग्जांपल देख लेना, बिल्कुल वही वाला एग्जांपल है। ए ने बोला बी को कि तू सी को पीट दे, देखो ए ने बी को बोला कि तू सी को पीट दे मेरे भाई, और कोई भी अगर इसके कंसिक्वेंस होंगे ना उसको मैं इंडेमनिफाई कर दूंगा। बताना ये ठीक है, लॉफुल है क्या? तो देख लो, बी कैन नॉट क्लेम दिस अमाउंट ए बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। समझ में आया क्या? अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या लाइफ को हम कभी भी इंडेमनिफाई कर सकते हैं? किसी की लाइफ को हम इंडेमनिफाई कर सकते हैं? तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं वो फायर इंश्योरेंस के हो सकते हैं, मरीन इंश्योरेंस के हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी लाइफ इंश्योरेंस के नहीं हो सकते। वो कभी भी लाइफ इंश्योरेंस के नहीं हो सकते। काहे नहीं हो सकते? क्योंकि हम ये बोलते हैं भैया किसी की जान की कीमत हम पैसे से नहीं लगा सकते, वो तो बस एक हेल्प होती है। जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं आजकल वो बस एक हेल्प होती है, वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आप किसी की भी जिंदगी की कीमत पैसों से नहीं तोल सकते। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है यहां तक? अब आइएगा, मेरे को बताना इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? कह रहा है राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन श्यूड। इंडेमनिटी होल्डर कौन? हाँ, दीदी वाला कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते हैं। दीदी आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दी थी, वो लॉस से डर रही थी, तो मैंने इनको इंडेमनिफाई कर दिया। मैंने इनको क्या कर दिया? इंडेमनिफाई कर दिया। या मैंने इनके साथ इंडेमनिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि कोई भी लॉस होगा तो तेरा भाई देख लेगा। तो मैं कौन और दीदी कौन? समझ में आया है ना? तो मैं कौन? इंडेमनिफायर, फायर। और दीदी कौन? दीदी कौन? इंडेमनिटी होल्डर। क्या हंसते बहुत हो आप लोग? आइएगा, क्या हुआ? होल्डर है, ये गंदी बच्ची है बहुत। आ जाओ, आइएगा। द प्रोमिसी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर दैट इज द इंडेमनिटी फायर। यानी ये क्या कह रहा है? किसके राइट की बात चल रही है? दीदी के या मेरे? होल्डर के, यानी परी दीदी के। होल्डर के राइट की बात चल रही है कि राइट क्या है इंडेमनिटी होल्डर का।
तो मैं बता देता हूं ये तीन चीजें इंडेमनिटी होल्डर क्लेम कर सकता है। पहली क्या है, कोई भी डैमेज, दूसरी क्या है, कोई भी कॉस्ट, तीसरी क्या है, कोई भी सम। अब देखना किस चीज की, कोई भी डैमेज हुआ है अगर, विच में बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। मैडम ने कॉन्ट्रैक्ट करा दीदी के साथ और दीदी ने हमसे बेईमानी कर ली और कल को दीदी ने हम पे उल्टा केस फाइल कर दिया और उसमें दीदी के ऊपर कुछ पेनल्टी लग गई। लक्ष्मी दीदी ने हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया, उसमें कोई पेनल्टी लग गई, कोई डैमेज लग गया, तो वो डैमेज आप किससे रिकवर करोगे? फायर से। फायर कौन भाई? ये तुम्हारा। आगे देखो, ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट। उस सूट, जो सूट हुआ, जो केस हुआ, जो सूट फाइल हुआ, उसको करने में जो खर्चा आया वो भी आप मुझसे क्लेम कर लोगे। और कह रहा है ऑल सम विच मे हैव पेड अंडर द टर्म ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। अगर उस सूट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई पैसा वैसा देना पड़ा तो उस पैसे को भी आप मुझसे क्लेम कर सकते हो। तो ये तीन चीजें आप क्लेम कर सकते हो, आप याद कर लेना, डैमेज, कॉस्ट और सम। डैमेज किसका? उस सूट से रिलेटेड। सम किसका? कोई भी अगर उसमें एक्सपेंसेस लगाए, उसको डिफेंड करने में, उसको कंपेल करने में, सूट फाइल को कोई भी खर्चा हुआ है वो, और कोई भी सम अगर उसका कॉम्प्रोमाइज करने में आपको पेमेंट करनी पड़ी है तो। समझ में आया? आइएगा आप आगे। कह रहा है व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कमेंस। कब से मेरी लायबिलिटी कमेंस होगी बताना? मैंने किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करा है दीदी के साथ, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपके साथ किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करा है? लॉस को कंपनसेट करने का। तो मान लो मेरी गाड़ी का कोई इंश्योरेंस है, तो उन इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कब से कमेंस होगी? जब वो चोरी होगी, जब वो इवेंट होगी। आ रहा है? जब लॉस होगा मेरे को एक्चुअल में लॉस होगा तभी ना। हाँ, तो अगर वो लॉस हो जाएगा तो लायबिलिटी किसकी? इंडेमनिफायर की अराइज हो जाएगी। देख लो, कह रहा है एज सून एज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम ऑब्सोल्यूट एंड दी सर्टेन। अब एज सून एज दीदी को पता चल गया कि इस केस में दीदी हार गई है, जो परी के साथ और लक्ष्मी दीदी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मैंने बोला था, एक थी दीदी ये परी दीदी, और एक दीदी थी कौन सी हमारी? लक्ष्मी दीदी, ठीक है। और मैं कौन था यहाँ पे? इंडेमनिफायर, है ना। और दीदी कौन थी? होल्डर। और यहाँ पे इस दीदी ने कर दिया केस, और दीदी को हो गया केस की वजह से लॉस, कितने का? 40 लाख का। तो अब ये अमाउंट सर्टेन है ना, अगर ऑर्डर पास कर दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, तो अमाउंट सर्टेन है कि अब देना ही देना है। तो जैसे ही मेरे को पता चल गया कि अब ये अमाउंट एब्सोल्यूट और सर्टेन हमें देना ही पड़ेगा, वैसे ही अब मेरी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी इसको देने की। तो जैसे ही, अब दूसरा एग्जांपल, जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा कि गाड़ी में आग लग चुकी है, और ये कैलकुलेट हो जाएगा कि कितनी आग लगी है, कितना लॉस हुआ है, वैसे ही वो उसको देने के लिए बाध्य हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पक्का? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? बिल्कुल इजी है, ऐसे ही चलता जाएगा, बस आपको प्यार से समझना है, सुनना है, और सोच के सुनना है कि सर क्या बोल रहे हैं, बस इतना। चले आइएगा। कह रहा है दिस प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड बाय द कोर्ट इन द सेवरल केसेस। तो जैसे ही लायबिलिटी अगर हमारी क्या होगी? एब्सोल्यूट होगी और सर्टेन होगी, वैसे ही इंडेमनिफायर की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। समझ में आया? तो जैसे ही दीदी के ऊपर ये पेनल्टी लगेगी, वैसे ही अब इंडेमनिफायर को पैसा देना पड़ेगा। जैसे ही हमारी गाड़ी में आग लगेगी, जितना लॉस होगा, जैसे ही चोरी हो जाएगी, वैसे ही उनकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, जब ये सर्टेनिटी आ जाएगी कि भैया हाँ सच में ही चोरी हुई है। आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए सर्वे करवाती है अपना। अगर आपका कोई सामान चोरी हुआ है, आपने वो इंश्योर्ड करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी अपना सर्वेयर भेजती है, वो सर्वेयर आके मेक श्योर करता है कि कितना सच में ही चोरी हुई थी, आप कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे, कहीं आपको ऐसा लग रहा हो चोरी हुआ है लेकिन चोरी हुआ ही ना हो, खो गया हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो आगे सर्वे वगैरह करके वो फिक्स करके जाते हैं कि हाँ जी हो गया है, फिर आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाती है, मतलब वो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है। रिलेट कर पा रहे हो आप? आइएगा, देख लो एग्जांपल, सेम एग्जांपल है। कह रहा है ए प्रॉमिस टू कंपनसेट एक्स फॉर एनी लॉस दैट ही में सफर बाय फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट द वाई, द कोर्ट ऑर्डर एक्स टू पे द डैमेज 10,000
एज द लॉस बिकम सर्टेन एक्स में क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम ए एंड पास इट टू वाई। तो ए कौन है यहाँ पे? इंडेमनीफायर। और एक्स कौन है? आ रहे? आइए आइए आगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसके साथ खत्म हो गया। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बस इतना ही था भाई। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखना। यहां पे मेरे दोस्त 3 लोग होते हैं, है ना। अब सुनना, आपको ना इससे लोन लेना है। आपको क्या लेना है? इससे लोन लेना है। ये कौन है? लेट सपोज बैंक ही है, डन। या ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक। आपने इससे लोन लिया 10 लाख का, लेकिन इसने बोला कि भाई अभी रुक, मैं ऐसे लोन नहीं दूंगा तेरे को, मेरे को ना कोई गारंटर चाहिए। मेरे को कौन चाहिए? गारंटर चाहिए। मेरे को कोई गारंटी देने वाला चाहिए, कोई श्योरिटी चाहिए। तो ये थी दीदी, दोबारा से हमारी परी दीदी, और ये था हमारा एक्सिस बैंक, ठीक है, या फिर लक्ष्मी, कोई भी हो सकता है ना। कोई नॉर्मल बंदा भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, डन। तो जो पैसा उधार ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर। और जो पैसा दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। इसने बोला भैया गारंटर लेके आओ, तो आपने बोला सबसे बढ़िया गारंटर तो हमारे सर ही है। आपने मेरे को क्या कर दिया? गारंटर बना दिया, ठीक। इस गारंटर को हम लॉ की लैंग्वेज में बोलेंगे कौन? श्योरिटी। अब सुनना, मैंने गारंटी दे दी कि अगर दीदी पे नहीं कर पाएगी, अगर दीदी पे नहीं कर पाएगी तो भैया दीदी के बिहाफ पे मैं आपको पे कर दूंगा। समझ में आया? यही तो होता है गारंटी में। मैंने क्या बोल दिया? अगर दीदी पे नहीं कर पाएगी तो दीदी के बिहाफ पे अपन पे कर देगा। तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच हुआ, है ना। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये इनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और एक कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच हो गया, किसका? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंप्लाइड बाय लॉ है लेकिन दिख नहीं रहा। मैं एक तरह से अब इस वाले बैंक को और लक्ष्मी को इंडिमनीफाई तो कर रहा हूं। मैं एक तरह से इस वाले बैंक को और लक्ष्मी को इंडिमनीफाई तो कर रहा हूं। तो यहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेरे दोस्त, एक ओरिजिनल, एक गारंटी का, और एक इंडिमनीफाई का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे बेटा कितनी पार्टियां इन्वॉल्व हो रही हैं बताना? 3 पार्टी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ट्री पार्टी का मतलब 3 पार्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे क्या हो रहा है कि एक हमारा भाई है क्रेडिटर, जिसने हमें पैसा उधार दिया है, किसको? प्रिंसिपल डेटर को। और प्रिंसिपल डेटर को पैसा उसकी वजह से नहीं दिया, हमारी वजह से दिया है। हम कौन? गारंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्योरिटी। गेम समझ में आया? गेम समझ में आया क्या? तो श्योरिटी कौन होता है? क्लियर हो गया। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? क्लियर हो गया। क्रेडिटर कौन होता है? क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किस चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। आ रहा है? आगे चल सकता हूं? एग्जाम्पल घर पे पढ़ लेना, यहां से बस कुछ कुछ लाइनें पढ़ लो। कह रहा है दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज एक्स प्रॉमिस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ वाई इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो हमारे वाले केस में एक्स की जगह कौन है? विकास सर। और वाई की जगह कौन है? परी मैडम, है ना। ठीक है, देखना, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए ट्री पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। देयर आर इन फैक्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बता दिए मैंने कौन कौन सा। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच। कौन कौन थे वो बताना? परी मैडम और लक्ष्मी या एक्सिस बैंक, है ना।
मैं बता रहा हूं बैंक भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है ना। और सेकेंडरी देखना, ए सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड श्योरिटी। कौन सा वाला? इंडिमनीफाई वाला। अरे कौन सा वाला? यहां पे मैं बैठा था ना और मेरा इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? किस किस के बीच? क्रेडिटर के बीच और श्योरिटी के बीच। और कह रहा है एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर whereby the principal debtor is under an obligation to indemnify the surety if the surety is made to pay or perform। ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया इंडेमनीफाई करने का। तो तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहां पे पिक्चर में आ जाते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलें आगे, आइए देखना, वही समझाया है यहां पे सेम चीज। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच है? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच। एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट मेरे और श्योरिटी के बीच, और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच। समझ में आया? पक्का पक्का, आगे चल सकते हैं, आ जाइए। एसेंशियल फीचर क्या होते हैं? सुनना, आपने एसेंशियल फीचर ऑफ गारंटी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द फॉलोइंग आर द रिक्विजिट ऑफ वैलिड गारंटी। अगर कोई आपको गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट या गारंटी का एग्रीमेंट बनाना है तो मेरे दोस्त उसके एसेंशियल फीचर्स क्या होंगे ये हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला बोल रहा है कि अगर गारंटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे पर्पस होना चाहिए, यानी वहां पे एक डेट होना चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए? एक डेट होना चाहिए, तभी तो गारंटी दोगे आप। किसी पैसे की तो गारंटी दोगे कि भैया इसने आपसे इतने पैसे ले लिए, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, ये वापस दे देगा। तो वहां पे डेट होना चाहिए। तो पहला पर्पस क्या है? सबसे पहला जो फीचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का वो क्या है? पर्पस। पर्पस यानी वहां पे डेट होना चाहिए। डेट का मतलब उधारी। दूसरा देखिएगा, कह रहा है देयर मस्ट बी कंसीडरेशन। देयर मस्ट बी कंसीडरेशन। देखना, ए ने बी को एक लोन दिया। क्या दिया? लोन 10 लाख का। तो ये कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। और ये कौन हो गया? क्रेडिटर। लेकिन ये बोल रहा था मैं तब तक नहीं दूंगा तेरे को पैसा जब तक मिस्टर एक्स इस चीज की गारंटी ना ले लें, इस चीज की श्योरिटी ना ले लें, जब तक मिस्टर एक्स इस चीज की श्योरिटी ना ले लें। तो सुनना, इसको पैसा मिल जाना, इसको पैसा मिल जाना एक तरह से हमारे लिए कंसीडरेशन है। एक तरह से हमारे लिए कंसीडरेशन है कि इसके पैसे मिलने के बदले में हम आपको सर क्या दे रहे हैं? श्योरिटी दे रहे हैं। सही है? अरे मिस्टर एक्स का कुछ ना कुछ तो वो है ना इंटरेस्ट, तभी तो वो आपको पैसा दिला रहा है, बी को पैसा दिला रहा है। तो प्रिंसिपल डेटर को वैसे पैसा नहीं मिल रहा था। बैंक या मिस्टर ए बोल रहा था भैया मैं ना दूंगा पैसा। मैं कब दूंगा? अगर आप एक गारंटर ले आओगे। तो गारंटर ने बोला कि भैया मेरे लिए तो कंसिडरेशन यही है, इतना ही काफी है कि आप उसको पैसा दे दे रहे हो मेरी गारंटी पे, तो मेरे लिए कंसिडरेशन इतना ही है। तो कह रहा है कंसिडरेशन होना चाहिए, और ये सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा कि आपने मेरी गारंटी पे पैसा दे दिया किसी प्रिंसिपल डेटर को। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, मेरे को एक बात बताना, क्या ये प्रिंसिपल डेटर क्या माइनर हो सकता है? क्या ये प्रिंसिपल डेटर कभी भी माइनर हो सकता है? सोच के बताओ। हो सकता है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। आप देखो, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा देने की किस पे आ रही है? श्योरिटी पे। तो बेटा ये कभी भी माइनर नहीं हो सकता, ये कभी भी माइनर नहीं हो सकता। ना ये इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ना ये इनकम्पिटेंट हो सकता है, वो इनकम्पिटेंट भी हो सकता है। आ रहा है? अरे आ रहा है क्या आपको? चलें आगे। कंसीडरेशन पढ़ लोगे खुद से। कंसीडरेशन मैंने बताया कि कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बन पाएगा, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बन पाएगा। ठीक है? जैसे सुनो, सुनना मेरी बात इधर। ए ने बी को पैसा दे दिया। ए कह रहा है मैं बी को पैसा दे दूंगा, लेकिन इस बार इसने ना कंडीशन नहीं लिखी रखी कि गारंटर ले आओ। इस बार इसने ये कंडीशन नहीं रखी
कि आप कोई मिस्टर एक्स लेके आ जाओ, लेकिन मैं फिर भी बस ऐसे ही बोल के आ गया कि चलो कोई बात नहीं आप पैसा दे दो, मैं इसका घर जानता हूं, मैं इसका घर जानता हूं, मैं आपको वहां ले चलूंगा, क्या इतना कहने से मैं गारंटर बन गया? मैंने इस बार क्या बोला कि मैं इसका बी का घर जानता हूं, आप इसको लोन दे दो, मैं इसका घर जानता हूं, घर देखा है मैंने, क्या मैंने गारंटी दे दी क्या? हाँ, क्या ये कंसीडरेशन माना जाएगा क्या? नहीं। तो कहता है कि कंसीडरेशन वहां पे जरूरी है होना, बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बनेगा। तो मैंने आपको लोन दिलाने के बदले में अपनी गारंटी दी है, वो मेरी तरफ से कंसीडरेशन, और आपको लोन मिल गया, ये मेरे लिए कंसीडरेशन। समझ में आया? एक बार रीड करके देखो ये वाला। कह रहा है लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड आल्सो बी सपोर्टेड बाय सम कंसीडरेशन, ए गारंटी विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, बट देयर इज नो नीड फॉर डायरेक्ट कंसीडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। कोई डायरेक्ट कंसीडरेशन नहीं होगा श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच। क्रेडिटर कौन? जिसने लोन दिया है, और श्योरिटी कौन? गारंटर। आगे आइएगा, कह रहा है एज पर सेक्शन 127 कंसीडरेशन रिसीव बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट। ध्यान से देखना, कंसीडरेशन रिसीव बाय प्रिंसिपल डेटर यानी जो लोन उसको मिल गया है, कह रहा है इज सफिशिएंट, वो सफिशिएंट कंसीडरेशन है टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। समझ में आया? तो जो लोन का पैसा मिल गया है वो एक सफिशिएंट कंसीडरेशन है श्योरिटी के लिए, कि भैया तूने मेरे नाम से पैसा दे दिया सर, इतना ही काफी है, वो मेरे लिए कंसीडरेशन की तरह काम करेगा। फिर कह रहा है बट पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी इज वैलिड, बट इफ श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट द कॉन्ट्रैक्ट द कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वॉइड। समझ में आया? तो श्योरिटी कभी भी इनकम्पिटेंट नहीं हो सकता, लेकिन 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 प्रिंसिपल डेटर, लेकिन प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट हो सकता है। समझ में आया? और देयर मस्ट बी कंसीडरेशन। क्या पास्ट कंसीडरेशन एक वैलिड कंसीडरेशन है? यहाँ पे कंसीडरेशन पास्ट में नहीं होना चाहिए, कंसीडरेशन उसी वक्त होना चाहिए जब गारंटी दी जा रही है। समझ में आया? मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि मैंने इसे पहले लोन दिया था, आप आज इसकी गारंटी दे दो। समझ में आ रहा है? कि मैंने इसे पहले लोन दिया था, ये अभी चुका नहीं रहा, आप अब इसकी गारंटी दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? एग्जाम्पल पढ़ने हैं आपको, खुद से एक बार पढ़ के देखो। ठीक करने के लिए मेल पे सेंड हो रखी होगी उससे। बेटा एग्जाम्पल कह रहा है बी रिक्वेस्ट ए टू सेल और डिलीवर हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। इसने क्या बोला? बी ने रिक्वेस्ट करा ए को कि भैया आप सेल कर दो या डिलीवर कर दो गुड्स क्रेडिट पे। ए एग्री टू डू सो प्रोवाइडेड द सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। कह रहा है मैं ऐसा कर दूंगा लेकिन सी से गारंटी दिलवा दो। सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द ए प्रोमिस टू डिलीवर द गुड्स। समझ में आया? तो सी का प्रोमिस गारंटी देने का एक तरह से कंसिडरेशन है ए के प्रोमिस टू डिलीवर द गुड्स का, यानी ये दोनों आपस में क्या है? कंसिडरेशन है, उसका गुड्स को डिलीवर करना और मेरा उसको गारंटी देना। समझ में आ रहा है? कह रहा है एज पर दी सेक्शन 127 देयर इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द सी प्रॉमिस देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। यही तो समझाया मैंने क्या बोला? भाई साहब आपने मेरे नाम से लोन दे दिया, इतना ही ठीक है, इतना ही मेरे लिए गारंटी की तरह काम कर रहा है, कंसिडरेशन की तरह काम कर रहा है। अब आगे देखना, कह रहा है ए सेल्स एंड डिलीवर द गुड्स टू बी। इस बार देखना ध्यान से, ए ने क्या करा? कुछ सामान सेल कर दिया और डिलीवर कर दिया गुड्स को, ठीक है, बी को, लेकिन सी ने बाद में आफ्टर वर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्री टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ द बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। कह रहा है बाद में बिना कंसिडरेशन के ही उसने पेमेंट कर दी। सी ने क्या बोला कि बाद में ये नहीं दे पा रहा, चल मुझसे ले ले। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ? यहाँ पे क्या पहले कोई कमिटमेंट हुई? क्या नहीं हुई, बाद में पैसा दे दिया, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। समझ में आया दोस्त? तो सुनना, अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े। पहला क्या? पर्पस होना चाहिए, पर्पस में क्या? डेट होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कंसीडरेशन, कि कंसीडरेशन होना चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एसेंशियल एलिमेंट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन, तो यहाँ पे भी कंसीडरेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी
है। तो लेकिन यहां पे कंसिडरेशन किसको मान रहे हैं हम? पैसे दे देने को ही हम कंसिडरेशन मान रहे हैं कि मेरी गारंटी पे अगर आपने पैसा दे दिया तो वो कंसिडरेशन है, और मेरा गारंटी देना एक कंसिडरेशन है, ठीक है। लेकिन मैंने बिना गारंटी के अगर आपको ऐसे ही बाद में डिफॉल्ट के टाइम पे पैसा दे दिया, कह रहा है सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्री टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। डिफॉल्ट के टाइम पे मैंने अगर पैसा देने का ऐसे ही बोल दिया कि चलो मुझसे ले लो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन पाएगा? तो उस एग्रीमेंट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, यहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं हुआ। समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट पढ़िए, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लाइबिलिटी, देयर मस्ट बी ए एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। तो प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर होंगे तो क्या वहां पे लाइबिलिटी नहीं होगी? तो यहाँ पे लाइबिलिटी का भी होना जरूरी है, यानी किसी ने पैसा फ्री में ना दिया हो, गिफ्ट ना करा हो। समझ में आ रहा है आपको? तो कह रहा है देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और द प्रोमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटेड, सच लाइबिलिटी और द प्रोमिस मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, द लाइबिलिटी मस्ट बी लीगली इन्फोर्सेबल एंड नॉट टाइम बार्ड। तो लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए? लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वहां पे कुछ लाइबिलिटी का भी होना जरूरी है। देखिएगा, कह रहा है भाई साहब, ये ध्यान से पढ़ना, ये वाला पॉइंट कह रहा है वहां पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। इसको समझना ध्यान से। एक है मिस्टर ए और दूसरा है बी, ठीक है, और ये देगा इसको लोन, या ये ना कुछ माल बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, सेल ऑफ गुड्स, और ये इससे क्या करना चाहता है? परचेस करना चाहता है। समझ में आया? लेकिन ये बंदा कह रहा है कि भैया तू ना गारंटर लिया, कोई श्योरिटी लिया। कौन लिया? बोलो ना। ये क्या बोल रहा है? बताना, प्रिंसिपल डेटर कौन है इसमें? ये कौन हुआ? क्रेडिटर। और ये कौन हुआ? प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। ये कह रहा है भैया तू ना गारंटर लिया, यानी कि श्योरिटी लिया, ठीक है। और सुनना, दोनों ने ना, मान लो जो सेल कर रहा है ये माल, उसका प्राइस था 100 रुपए पर यूनिट, और वो आइटम थे 10,000 यूनिट, ठीक है। इन दोनों ने आपस में क्या गेम खेली? हेलो, इन दोनों ने आपस में क्या गेम खेली? कह रहा है भाई ये तो मार्केट में 100 का मिलता है ना, तो एक काम कर, ये मेरे को ना 200 का बेच, और मैं ना तेरे को गारंटर ला के देता हूं, बाद में मैं पैसे नहीं पे कर पाऊंगा, तू गारंटर से ले लियो, तो हमारा फायदा हो जाएगा। गेम समझ में आया? मैंने क्या बोला कि तू मेरे को इतने का माल दे दे क्रेडिट पे, ठीक है, और मैं तेरे को ना एक गारंटर ला के दे देता हूं, मिस्टर एक्स, जो बहुत भोला आदमी है, वो मेरी बातों में आके तेरे को गारंटी दे देगा। यानी तेरे को क्या दे देगा? श्योरिटी दे देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, तो मैंने क्या करा देखना, 100 रुपए के माल को इन दो आपस में मिलके हम दोनों ने क्या करा? 200 का बना दिया, और कितने की आउटस्टैंडिंग खड़ी कर दी? 2 लाख की। और बोलता है वैसे तो मैं तेरे को 1 लाख देने वाला था, अब तेरे को मैं इससे कितने दिला दूंगा? 2 लाख दिला दूंगा। तो इसमें से 1 लाख मेरा जो पुराना वाला डेट था ना, उसमें से माइनस कर देना, और 1 लाख इसका मान के रख लेना। समझ में आया? तो ये गेम हो रहा है किसको फंसाने के लिए? हमारे श्योरिटी को फंसाने के लिए। आ रहा है समझ में? श्योरिटी को फंसाने के लिए गेम हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो श्योरिटी, अगर इस तरह का आप कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट करना चाहते हो हमारे श्योरिटी के साथ, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड माना जाएगा। बाद में अगर श्योरिटी को पता चल गया कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, तो वो इसके लिए लाइबल नहीं हो। समझ में आया? दोनों रख लेगा ना वो। ये 1 लाख इसे पहले से देने थे, ये इस बंदे को बी को इसको पहले से देने थे, पहले की उधारी थी कोई, और 1 लाख इसके वाले, तो इसने इसकी जेब से 2 लाख भरवा दिया। गेम समझ में आ रहा है आपको? तो कह रहा है ऐसा अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, हमारे श्योरिटी को फंसाना चाह रहे हो, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। श्योरिटी तो भगवान का रूप है जो आपको पैसे दिलवा रहा है अपनी गारंटी के ऊपर, आप उसी से खेल लो। तो ये मोरल के अगेंस्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ऐसा अगर आप देखो, एनी गारंटी which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or
with his knowledge or the assent concerning a material part of the transaction is invalid. ऐसी गारंटी को क्या मानेंगे हम? इनवैलिड मानेंगे. कह रहा है एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कीपिंग द साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड. समझ में आया दोस्त? समझ में आया? देखो ये वाला एग्जाम्पल पढ़ लो, मैंने यही आपको आसान शब्दों में समझाया है कि ए गारंटी दे रहा है सी को, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर द आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी टू द अमाउंट ऑफ 2000 ton. B and C have privately agreed that B should pay ₹5 per ton beyond the market price. क्या कह रहा है कि 5 रुपए ऊपर से दूंगा, जो मार्केट प्राइस में चल रहा है ना उससे 5 रुपए ज्यादा ले लेना मुझसे. तो यही हो रहा है ना जो मैंने आपको समझाया. और कह रहा है सच एक्सेस टू बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड डेट. कह रहा है ये जो एक्सेस मैं 5 रुपए दिलवा रहा हूं ना, इस 5 रुपए को मेरे पुराने वाले डेट से एडजस्ट कर देना. ठीक है. तो कह रहा है दिस एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए इज नॉट लाइबल एज ए श्योरिटी. क्लियर हुआ क्या? ये वाला एग्जांपल आप खुद पढ़ लेना, इतना बहुत है समझाने के लिए इस वाले पॉइंट. तो फिर तो आप, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप दे ही दोगे पैसे, वो एक अलग मैटर है. लेकिन अगर आपको पता चल गया कि फैक्ट को कंसील करा जा रहा है या मिस रिप्रेजेंटेशन करके श्योरिटी ली जा रही है, मेरी गारंटी ली जा रही है, तो गारंटर को हार्म ना पहुंचे इसके लिए ये बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होगी. इस तरह का गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा, वरना सब श्योरिटी को और हमारे गारंटर को फंसा लेंगे. तो ये गारंटर के इंटरेस्ट में हमने बोला है कि भैया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पाएंगे, हम इसे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाएंगे, इसमें गारंटर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी. गारंटर कौन? श्योरिटी. आ रहा है? आ रहा है? देखिएगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में होना जरूरी था? ओरली भी हो सकता है, तो सेम वैसा ही है. यहां पे देखिएगा, ये रिटर्न भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है. आप बोलोगे सर ओरली वाला प्रूफ कैसे होगा? कोई भाई सबूत होगा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कुछ होगा, है ना. तो ट्रायल में सब निकल के आ जाता है. आप ये मत सोचने लगना कि वो प्रूफ कैसे होगा. ठीक है, चलें आगे. आइए सुनना आप ध्यान से. हम क्या सर को श्योरिटी को रख सकते हैं? यानी सुनना, ए को क्या करना है? लोन लेना है बी से, लेकिन पैसा है 100 करोड़. क्या इसकी गारंटी कोई एक आदमी दे देगा? तो क्या हम सर एक्स और वाई दोनों से मिला के गारंटी ले सकते हैं? आंसर इज यस. क्या एक से तो ले ही सकते हैं, वो तो पहले ही पढ़ाया आपको. अब मैं उसका आगे बढ़ा रहा हूं कि एक या एक से ज्यादा भी श्योरिटी हो सकते हैं. जैसे को ओनर होते हैं वैसे को श्योरिटी भी हो सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि 30 लाख तक की ये दे दे, 100 करोड़ है ना, तो 30 करोड़ तक की ये दे दे और 70 करोड़ की ये दे दे. अमाउंट भी अलग अलग हो सकती है. ऐसा जरूरी नहीं है जितनी गारंटी ये देगा उतनी ही गारंटी इसको देनी पड़ेगी. गेटिंग माय पॉइंट ब्रो? आ रहा है? पक्का पक्का. देखो कह रहा है where a person giving a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined it as the co-surety, the guarantee is not valid if the another person does not join. मैंने क्या बोला कि भैया मैं गारंटी दे तो दूंगा लेकिन मैं अकेले नहीं दे पाऊंगा, मेरे को मैं एक्स हूं, तो वो बोल रहा है कि मेरे को भाई वाई भी चाहिए साथ में, मैं अकेले इतने मोटी अमाउंट की गारंटी नहीं दे सकता. तो अगर आप वाई से पूछ लो, अगर वाई एग्री होगा तो मुझसे भी उतने की गारंटी ले जाना जितने की मैं 70 की बोल रहा हूं. तो अगर 30 के लिए भी वो एग्री हो जाएगा तो मुझसे 70 की ले जाना. तो बताना अगर वो एग्री नहीं होगा तो मुझसे गारंटी लोगे? क्या मैं श्योरिटी माना जाऊंगा? तो कह रहा है अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन रखी है, किसी श्योरिटी ने ऐसी कोई कंडीशन रखी है जहां पे वो ये बोल रहा है कि अगर मैं एक श्योरिटी हूं और मेरा कोई को श्योरिटी आप बना दोगे तो मेरी गारंटी ले जाना, तो उस केस में अगर वो अदर बंदा राजी होगा तभी आप श्योरिटी बन पाओगे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन पाएगा. अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो नहीं बन पाएगा. देखना यही लिखा है यहाँ पे. That implies that the guarantee by a surety is not valid if the condition imposed by a surety that some other person must also join as the co-surety, but such other person does not join as co-surety.
अगर मैंने ये कंडीशन रख दी कि भैया आप उससे भी ले लोगे 30 करोड़ तब मैं 70 दूंगा, तो अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो तब तक मैं भी श्योरिटी नहीं बनूंगा। तो को श्योरिटी अगर कोई बन रहा है और इस कंडीशन के साथ बन रहा है कि आप सामने वाले से भी थोड़ी सी श्योरिटी लो, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट है, तो वो जब तक श्योरिटी नहीं देगा तब तक मैं भी श्योरिटी नहीं बनूंगा। आ रहा है? इतना आया? आइए अगला आ रहा है टाइप ऑफ गारंटी क्या है। अच्छा ये क्या थे भाई, ये सब क्या थे यहां तक? फीचर्स। पहला क्या था? पर्पस। दूसरा क्या था? कंसिडरेशन। तीसरा क्या था? लाइबिलिटी होनी चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, और लास्ट अगर को श्योरिटी वाली कंडीशन मैंने डाली है तो को श्योरिटी अगर राजी होगा मेरा साथ वाला दोस्त, मैं तभी आपको पैसे यानी गारंटी दे पाऊं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब थे फीचर्स। अब आ रहे हैं टाइप्स, फटाफट से पढ़ लेंगे, बहुत इजी है। सुनना, दो टाइप हैं भाई, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। कौन कौन सी? स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। मेरे घर के पास ना ये स्वाति मैडम रहती हैं, मेरे घर के पास स्वाति मैडम रहती हैं, और बिल्कुल नई नई आई हैं स्वाति मैडम। स्वाति मैडम कैसी आई हैं हमारे यहाँ? नई नई। तो वहां पे जो जनरल स्टोर वाले भैया है ना, वो इनको उधार माल नहीं देते। वो इनको क्या नहीं देते? उधार माल नहीं देते। अब दीदी वहां खड़ी हुई है और दीदी वहां पे खरीद रही है राइस। कितने? 50 किलो अपने घर के लिए। इतना खाते हो क्या मैडम? ठीक है, लेकिन ये भैया कह रहा है मैं नहीं दूंगा, क्रेडिट पे नहीं दूंगा। क्या बोला इस भैया ने? मैं क्रेडिट पे नहीं दूंगा। मैंने बोला ओ हेलो, ये मेरी स्टूडेंट है, ओ हेलो ये मेरी स्टूडेंट है, मैं इसकी श्योरिटी दे रहा हूं। मैं इसकी क्या दे रहा हूं? श्योरिटी दे रहा हूं। अब बताओ ये दे देगा? अब ये दे देगा। तो ये श्योरिटी मैंने किसके लिए दी? सिर्फ इस 50 किलो राइस के लिए। तो ये कैसी श्योरिटी हो गई मेरे दोस्त? स्पेसिफिक। समझ में आया? अब देखो दीदी को ना मैंने उंगली पकड़ाई, लेकिन दीदी ने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मेरे घर पे आई रोती रोती, सर वो तो मेरे को एक बार चावल देके अब दोबारा नहीं दे रहा है, सर वो तो मेरे को एक बार चावल देके दोबारा नहीं दे रहा है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई ये जो मैडम है ना, ये हमारी स्टूडेंट है। ये कौन है? हमारी स्टूडेंट है। डन। तो इसको ना आप पूरे 1 साल तक जो भी चीज चाहिए वो दोगे, इसकी पूरी की पूरी श्योरिटी मेरी। अब मैंने क्या करा? किसी एक आइटम के लिए बोला है क्या? मैंने क्या बोला? पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने बोल दिया पूरे 1 साल में जितना भी इसको सामान चाहिए आप इसको दोगे, उधार चाहे उधार, पैसे लेके चाहे पैसे लेके, और जो भी 1 साल के बाद इसकी आउटस्टैंडिंग निकल के आएगी वो हिसाब लगा के जोड़ लेना। 1 लाख आएगी, 2 लाख आएगी, 3 लाख आएगी। अगर ये बहन नहीं दे पाएगी ना मेरी, तो मुझसे ले लेना। मैंने क्या बोला? अगर ये दीदी मान लेते हैं 10 लाख आ गई और ये दीदी नहीं दे पाई, तो इसके पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। क्या ये एक दिन की गारंटी है? 10 लाख रुपए कितने की है? एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की। तो ऐसी गारंटी को क्या बोलेंगे? समझ पा रहे हो? पक्का? पक्का। अब मेरे को बताना, ये कंटिन्यूइंग गारंटी डिसाइड कब होगी मेरी कि मेरे को कितने पैसे दे रहे हैं? जब वो पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा, साल के अंत में। और वो स्पेसिफिक गारंटी के केस में जब वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। कुछ टेक्निकल है क्या? बिल्कुल इजी है, देखो पढ़ के। कह रहा है गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सिंगल डेट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी। द श्योरिटी लायबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटीड डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म। तो मैंने बोला था कि भैया इसको 50 किलो चावल दे देना। अगर 50 किलो चावल उसने दे दिए और दीदी पैसा नहीं दे पाई, उस वक्त मैंने पकड़ा दिया उसको। समझ में आया? तो वो लायबिलिटी मेरी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई वहां पे। एग्जाम्पल घर पे पढ़ना, आगे आ जाओ। कंटिन्यूइंग गारंटी देख लो। ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। ए श्योरिटी लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन ऑफ गारंटी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, इससे तो आपको ये भी समझ में आ गया सर, हम अपनी गारंटी को क्या कर सकते हैं? रिवोक भी कर सकते हैं। हम अपनी गारंटी का क्या कर सकते हैं? रिवोकेशन भी कर सकते हैं। रिवोकेशन का मतलब क्या है? कैंसिलेशन। क्या है? कैंसिलेशन।
मुझे पता चल गया इस बीच कि ये बहुत सारा सामान ले रही है और जानबूझ के उल्टी सीधी चीजें भी खरीद रही है। तो 3 महीने बाद, सुनना एक नई चीज बता रहा हूँ, रिवोकेशन भी पढ़ा दे रहा हूँ, आगे से रीड मार लेंगे। 1 साल का बोला था मैंने, लेकिन मेरे को 3 महीने बाद ये पता चल गया कि दीदी ठीक ठीक काम नहीं कर रही, फालतू की चीजें खरीद रही है। मैंने बोला भाई ये 3 महीने का हिसाब मुझसे ले ले, और अब इसके बाद मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, गारंटी को कर रहा हूँ रिवोक, मैं अपनी श्योरिटी को क्या कर रहा हूँ, रिवोक। तो इसके बाद के लिए बताओ मैं लाइबल होऊंगा क्या? तो मैं लाइबल नहीं होऊंगा। तो मैंने क्या कर लिया, अपनी लाइबिलिटी को, अपनी गारंटी को, अपनी श्योरिटी को रिवोक कर लिया। अब उस बात के लिए कौन लाइबल होगा? दीदी लाइबल होगी, मैं लाइबल नहीं। समझ में आया? तो मैं अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को भी रिवोक कर सकता हूं। समझ में आया? लेकिन मैं तब रिवोक नहीं कर सकता कि दीदी ने माल ले लिया और मैं अंत में जाके बोलूं मैं तो रिवोक कर रहा हूं, मैं नहीं दे रहा पैसे। तो जनरल स्टोर वाला भैया क्या बोलेगा? अच्छा पागल बना रहे हो यार आप। तो मैं तब रिवोक नहीं कर सकता, एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइबिलिटी को चुकाने के बाद, उस ट्रांजैक्शन को मिट होने के बाद ही रिवोक कर सकता हूं। अभी पढ़ लेंगे, अभी कंटिन्यूइंग गारंटी पढ़ लो। कह रहा है द एसेंस ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट इट अप्लाई नॉट टू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन but to any number of transaction and makes the surety liable for the unpaid balance at the end of the guarantee। समझ में आया? एग्जांपल घर पे पढ़ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया आपको। ये पढ़ लो डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिफरेंस बताना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने लोग थे? 2। यहां पे कितने हैं? नेचर ऑफ लाइबिलिटी बताना। इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी सीधे सीधे आ जा रही थी, जैसे ही लॉस हुआ 2 ही तो पार्टी थी। अरे कौन कौन 2 पार्टी थी बताना? यहां पे कौन था? फायर, इंडेमनीफायर और होल्डर। तो जैसे ही लॉसवा हो रहा था, ई भैया जी तुरंत पैसा दे रहे थे। लेकिन इधर देखिए, इधर कौन कौन था? एक था क्रेडिटर, एक कौन था? प्रिंसिपल डेटर, और एक कौन था? श्योरिटी। तो पहले पैसा हम इससे मांगते थे, तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी? डेटरवा की। और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी? श्योरिटी वाले भैया की। देखिएगा, तो कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ ए इंडेमनीफायर इज प्राइमरी एंड द अनकंडीशनल, और लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज द सेकेंडरी एंड द कंडीशनल। कंडीशनल है कि भैया वो पैसा नहीं दोगा तब हमारे पास आइएगा, वो पैसा नहीं दे पाएगा तब हमारे पास आना। तो हमारी लाइबिलिटी कैसी है इसमें? सेकेंडरी एंड कंडीशनल, एज द प्राइमरी लाइबिलिटी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। आ रहा है? अब देखो टाइम ऑफ लाइबिलिटी क्या है। यहां पे लाइबिलिटी मेरी तुरंत अराइज हो जाएगी जैसे ही वो कंटीजेंसी हैपन होगी। मेरी कार जैसे जल गई, तुरंत लाइबिलिटी आ गई इंश्योरेंस कंपनी की। मैंने बोला था दीदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जो भी लॉस होगा मैं दूंगा, जैसे ही लॉस हुआ मेरे को देना पड़ेगा। मैंने बोला इस पे केस फाइल कर लो, आप अपने राइट को यूज करो, जो भी लॉस होगा वो मैं बियर करूंगा। तो केस में जो भी लाइबिलिटी आएगी मेरे को बियर करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी कब अराइज होगी बताना? द लाइबिलिटी अराइजेस जब प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा, है ना। अब देखो टाइम टू एक्ट क्या है? इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। क्या आपकी रिक्वेस्ट पे इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी? आप बोलो कि भैया मेरे को पैसा दे दो, मेरे को जरूरत है, दे देगी। लेकिन यहाँ पे श्योरिटी एक्ट कर सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर बोल सकता है कि भैया सुनो सुनो, मैं ना बिल्कुल कंगला हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपने मेरी गारंटी दी है ना, ये ना अगर पैसे नहीं देंगे ना आके मारेगा मुझे, आप अभी इसका पैसा दे दो। तो जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, वो अभी इसका पैसा दे दे। आया समझ में? तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्या पढ़ा हमने अभी? जो जो मैं मार्क कर रहा हूं आप भी मार्क करते हुए चलो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, नीचे भी था क्या? देख लो, बहुत इजी है। राइट टू बी श्यूड किसका है? इंडेमनीफायर कैन नॉट sue a third party for the loss in his own name as there is no privity to contract. Such a right would arise only if there is an assignment in favor of his favor. क्या बोला? इंडेमनीफायर कभी भी बेटा किसी थर्ड पार्टी पे किसी पे सूट फाइल नहीं कर सकता या लॉस को रिकवर नहीं कर सकता। वहां पे तो 2 ही लोग हैं, कौन कौन? इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। तो वो जो लॉस, उसको अब मेरे को जो लॉस देना पड़ गया वो तो देना ही पड़ गया, मैं क्या कहीं से रिकवर कर सकता हूं उसको? नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे देखना,
अगर श्योरिटी आपके बिहाफ पे पैसा दे देता है ना, आप रो रहे थे कि भैया पैसा दे दो, जल्दी दे दो, वो मारेगा वरना, तो जैसे ही मैंने उसको पैसा दिया, सुनना इधर, जैसे ही मैंने उसको पैसा दिया आपके बिहाफ पे, अब उसकी जगह मैं आ गया, अब आप मेरे को पैसे दोगे फ्यूचर में। आपको उसको पैसे देने थे ना 1 करोड़, लेकिन आपकी गारंटी किसने ली थी? मैंने ली थी, मैंने ली थी। तो मैंने उसको आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दी, तो अब उसके जो मैंने उसको पेमेंट करी मेरे को तो मिलेगी ना, तो मेरे को कौन देगा? आप दोगे। समझ में आया? देखो, श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ऑन राइट बिकॉज ही गेट ऑल द राइट ऑफ क्रेडिटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट। समझ में आया? अरे समझ में आया या समझाऊं? ये लो समझ लो, क्रेडिटर था, प्रिंसिपल डेटर था, और एक श्योरिटी था। परी दीदी इधर, इससे आपने लोन लिया था 10 लाख का, ठीक है, और मैंने इसकी गारंटी दी थी, ठीक, ये चुका नहीं पाया, मैंने इसे पे कर दिया। अब क्या ये जो पेमेंट है 10 लाख वाली, क्या मैं लूंगा किसी से? किससे लूंगा? इससे लूंगा। तो ये बोला जाता है कि मेरे जो पैर हैं इसके जूतों में आ गए, मेरे जो पैर हैं अब, ये इंग्लिश का फ्रेज है एक, कि मेरे जो पैर हैं अब क्रेडिटर के जूतों में आ गए, यानी कि मेरे को क्रेडिटर माना जाएगा। अब मैं बिल्कुल क्रेडिटर की तरह आपसे पैसे ले सकता हूं। अभी पढ़ोगे आगे, आइएगा। कह रहा श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ऑन राइट बिकॉज ही गेट ऑल द राइट ऑफ ए क्रेडिटर आफ्टर डिस्चार्जिंग दी डेट। पर्पस क्या है? रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस। यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। कंपिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखना, कंपिटेंसी ऑल दी पार्टी आर कंपिटेंट होनी चाहिए। यहाँ पे कौन माइनर हो सकता है? प्रिंसिपल डेटर माइनर भी हो सकता है। लिख दोगे सारे डिफरेंस? बोलो, मजा आ रहा है? आइए, बहुत इजी है, समझ जाओगे आप। अब सुनना, कह रहा है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी है? श्योरिटी कौन? जिसने गारंटी दी है, यानी कि आपके वाले एग्जांपल में अपन, है ना, आपने इनके साथ धंधा करा, उस लॉस की गारंटी अपन ने दी। अब देखना, श्योरिटी का क्या पढ़ रहे हैं हम? लायबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये ध्यान रखिएगा हर पॉइंट में कि पढ़ क्या रहे हैं। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि पूछ क्या रहा है और इसमें कौन से पॉइंट थे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, थ्योरी में पढ़ते वक्त हर बार हेडिंग पे पिंच मारना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। डन? देखिए, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी बिल्कुल को एक्सटेंसिव चलती है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की भी है। अगर वो नहीं चुका पाएगा, 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख अगर वो नहीं चुका पाएगा तो क्या मेरे को 9 लाख चुकाने पड़ेंगे? कितने चुकाने पड़ेंगे? पूरे के पूरे 10 लाख। तो मेरी लायबिलिटी बिल्कुल उसके बराबर चलेगी। फिर कहता है क्या श्योरिटी की लायबिलिटी प्राइमरी है या प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी है? तो श्योरिटी की कैसी है? ये देखो आया। फिर कह रहा है डेटर कैन नॉट, अगर सुनना, ध्यान से सुनना, इसने ना इससे लोन ले लिया और मैंने इसकी क्या कर दी? श्योरिटी दे दी। आ रहा है समझ में आपको? ये पीडी है हमारा और ये क्रेडिटर है, लेकिन ये जो क्रेडिटर था ये माइनर था। ये कौन था? क्या बताओ, ये लोन इनफोर्सेबल होगा? अगर क्रेडिटर ही माइनर निकल गया तो ये तो लोन जो था हमारा यही इनफोर्सेबल नहीं होगा, तो ये तो लोन ही गलत हो गया। तो जब लोन ही गलत हो गया तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी खत्म हो गई। समझ में आया? तो सुनना, अगर आपके पेपर में कोई डिफेक्ट है और आपका लोन ही गलत हो जा रहा है तो श्योरिटी उसके लिए लायबल नहीं होगा। श्योरिटी की भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? सीजिस हो जाएगी। सीजिस का मतलब, सीजिस का मतलब श्योरिटी की भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? लास्ट पढ़िएगा। कह रहा है एक क्रेडिटर बेटा ये भी चूज कर सकता है कि वो पहले श्योरिटी से पैसा ले। उसे लगता है कि प्रिंसिपल लेटर में दम नहीं है तो मैं सीधा श्योरिटी से ही रिकवर कर लूंगा, तो जो क्रेडिटर है वो ये चूज कर सकता है कि भैया मैं सीधा श्योरिटी से पैसे मांग लूं। देखो, एक क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एग्रीमेंट टू दी कंट्री। मगर अगर आपने एग्रीमेंट में ऐसा लिख दिया कि श्योरिटी के पास आप बाद में आओगे तो उस केस में श्योरिटी के पास बाद में जाना पड़ेगा।
आ रहा है या नहीं आ रहा? लाइबिलिटी बताओ फिर कैसी है? पहला पॉइंट को एक्सटेंसिव है, दूसरा पॉइंट सेकेंडरी है, तीसरा पॉइंट अगर पेपर में कोई डिफॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है ट्रांजैक्शन के अंदर ही, तो प्रिंसिपल डेटर की जैसे लाइबिलिटी सीज हो जाएगी वैसे ही श्योरिटी की भी लाइबिलिटी सीज हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट कि कोई क्रेडिटर ये चूज कर सकता है कि वो पहले सीधा श्योरिटी के पास जाए। आ रहा है? आ गया ये, सुनना आप ध्यान से। कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय द अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी द श्योरिटी और द अदर्स डिफॉल्ट। मैंने क्या करा, हम दोनों ने मिलके एक लोन लिया, ए ने और बी ने। किससे लोन लिया? सी से। और हम दोनों ने आपस में ये डील कर ली कि भैया जब तू नहीं दे पाएगा ना, बी ने बोला ए से कि भाई जब तू नहीं दे पाएगा ना तो मैं श्योरिटी की तरह काम करके मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो बताना इन दोनों के अरेंजमेंट से क्या इसकी लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वही लिखा है यहाँ पे, देखो कह रहा है वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद ए थर्ड पर्सन टू अंडरटेक ए सर्टेन लाइबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर that one of them shall be liable only on the default of the other, the third person not being a party to such contract, the liability of each of two person to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract, although the third person may aware of its existence। चाहे ये थर्ड पर्सन को पता भी है कि तुम दोनों ऐसे खेल रहे हो, फिर भी लाइबिलिटी आपकी अफेक्ट नहीं होगी, लाइबिलिटी आप दोनों की रहेगी। आप में से कोई भी पे कर दो या दोनों मिला के पे कर दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, चलो आगे। मुश्किल है, पूछा जाएगा। वैसे आप ये बोल सकते हो कि दोनों की सेम लाइबिलिटी रहेगी, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक श्योरिटी, श्योरिटी कौन? गारंटर। वो डिस्चार्ज कैसे होता है? डिस्चार्ज मतलब अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाना, यानी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर देना। कैसे होगा वो बताओ? देखो ये तरीके हैं, मोड ऑफ डिस्चार्ज के ये तरीके हैं। रिवोकेशन से हो सकता है, कह रहा है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर से हो सकता है। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर बोल रहा है कि मत दो पैसा, तो बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर कह रहा है नहीं मेरे को आपसे नहीं चाहिए, इससे ही चाहिए, मैं इसको टाइम देता रहूंगा, आज नहीं दे रहा अगले साल दे दियो, मगर मेरे को आपसे नहीं, इससे ही चाहिए, तो बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर मैं डिस्चार्ज हो गया। आ रहा है? रिवोकेशन से मैं डिस्चार्ज हो गया, मैंने राशन वाले भैया को क्या बोल दिया, नहीं नहीं दीदी पगली है, पता नहीं क्या क्या खा रही है, नहीं नहीं मैं अब और गारंटी नहीं दे सकता, तो मैंने क्या कर ली, रिवोक कर ली। ये भी समझ में आया? ऑन द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही क्या कर दिया, इनवैलिडेट बना लिया, माइनर के साथ कर लिया, डॉक्यूमेंट में कोई डिफॉल्ट था, प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो गया तो मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगा। गेम समझ में आया? आइए डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेशन से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को खत्म कर देना, बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हम क्या कर रहे हैं, श्योरिटी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय रिवोकेशन। श्योरिटी की लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय रिवोकेशन। आ रहा है समझ में? आइएगा, तो कह रहा है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, दिया था क्या मैंने? अरे रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी मैंने करा था अभी पीछे राशन वाले भैया के साथ, मैंने 3 महीने बाद ही जाके नोटिस दे दिया कि भैया अब मत देना सामान इसको, मेरी कोई गारंटी नहीं है आज तक का, लेकिन हिसाब कर लो। आ रहा है? क्या ऐसा मैं 1 साल बाद जाके बोल सकता हूं कि मैं नहीं दूंगा पैसे? ऐसा मैं नहीं बोल सकता। अगर सुनना लाइबिलिटी एक्रू हो रखी है या एक्रू हो रही है तो मैं उस वक्त अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक नहीं कर सकता, एक्रू होने से पहले रिवोक कर सकता हूं। तो यानी साल के बाद नहीं, मैं टाइम पीरियड के विद इन आऊंगा और बोलूंगा भैया आप सामान मत दो, जितना हो गया उतना मुझसे ले लो। देखो पढ़ के देखो, कह रहा है द कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक बाय द श्योरिटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय द नोटिस टू द क्रेडिटर। मैं किसको नोटिस दूंगा? क्रेडिटर कौन? राशन वाले भैया। आ रहा है नहीं आ रहा? वही तो उधार माल दे रहे हैं ना इसको। कह रहा है वंस द गारंटी इज रिवोक द श्योरिटी इज नॉट लाइबल फॉर एनी फ्यूचर, श्योरिटी लाइबल नहीं होगा फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। हाउएवर
he is liable for all transaction that happened before the notice was given। तो मैंने नोटिस कब दिया था बताना, राशन वाले पॉइंट पे 3 महीने बाद, है ना। तो यहां तक के लिए मैं लाइबल होऊंगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए मैं लाइबल नहीं हूं। आया? तो 11 तक के लिए लाइबल हो गए, 1 के लिए नहीं हो गए। आ रहा है? आइए, स्पेसिफिक गारंटी को भी रिवोक करा जा सकता है। देखो, ए स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक ओनली इफ द लायबिलिटी टू द प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट एक्रूड। मैंने गारंटी दे दी थी, भैया चावल तौल ही देते, मैंने बोला रुको 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 मैं नहीं दे रहा, इसकी मम्मी का फोन आया, इसको कुछ नहीं दिलाना, तो मैंने लायबिलिटी एक्रू होने से पहले मना कर दिया। तो मैं लायबिलिटी एक्रू होने से पहले रिवोक कर सकता हूं। एक बार ये चावल लेके चली गई और इसने बना के खा लिया, तो क्या रिवोक कर सकता हूं? अब तो मैंने गारंटी दे दी, तो पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? एग्जाम्पल घर पे आ जाओ आगे। रिवोकेशन ऑफ, देखना, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेट। अगर श्योरिटी की डेथ हो गई, मैंने दीदी को बोला था कि 1 साल तक माल लेते रहना लेते रहना लेते रहना, और जनरल स्टोर वाले भैया को बोला था भाई साहब आप माल देते रहना देते रहना देते रहना, लेकिन इन बिटवीन भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, मैं ही अल्लाह को प्यारा हो गया, या भगवान को, तौबा तौबा, है ना, मैं भगवान को प्यारा हो गया। अब बताना, क्या मैं कंटिन्यू अभी भी श्योरिटी होऊंगा? क्या जनरल स्टोर वाले भैया मेरी आत्मा को खींच के लाके उससे पैसा मांगेंगे? बताओ ना, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन क्या मेरी स्टेट लाइबल होगी उस दिन तक के लिए जिस दिन मैं मरा हूं? जिस दिन श्योरिटी मरा है उस दिन तक के लिए क्या उनकी जितनी कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही थी, जितना पैसा इकट्ठा हो गया जो दीदी नहीं दे पा रही है, क्या उसके लिए मेरी स्टेट लाइबल होगी? हाँ होगी, बिल्कुल वही यहां पे लिखा हुआ है। देखो, कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट एज ए रिवोकेशन कंटिन्यूइंग गारंटी टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन taking place after the death of the surety. However, the surety state remain liable for the past transaction which have already taken place before the death of the। समझ में आया? समझ में आया? तो ये सब क्या कर रहे हैं हम? श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, आपको समझ में आ रहा है क्या? कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में कैसे खत्म हो जाती है, स्पेसिफिक के केस में कैसे खत्म हो जाती है, और डेथ के केस में कैसे खत्म हो जाती है, और लास्ट देखो नोवेशन से भी खत्म हो सकती है। किससे खत्म हो सकती है? नोवेशन से। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था भैया से, क्या कि भैया आप 1 साल के लिए दे देना, मैं गया मैंने बोला नहीं नहीं नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको ना आप 6 महीने के लिए देना, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और नया वाला कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में आ गया, तो पुराना वाला मेरा क्या हो गया? रिवोक हो गया। क्लियर है? देख लो, कह रहा है द श्योरिटी अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ ए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू ईदर बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द अदर पार्टी, द कंसिडरेशन बीइंग म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं आ रहा? आ रहा है ना दोस्तों? पक्का? अब देखिएगा, बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर कैसे खत्म होता है? सुनो सुनो सुनो, हेलो हेलो इधर आओ। बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर कैसे होगा? देखो, बाय वेरिएशन इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाय, सुनना, हेलो हेलो, आपने मेरे को बताया था कि लोन कितने का है? 10 लाख का। या आपने मेरे को बताया था कि प्राइस कितने का है गुड्स का? 100 रुपए का। और आपने बाद में आपस में सेटिंग करके क्या कर लिया? तो वेरिएशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे से पूछे बिना, मेरे को बताए बिना, तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं हूं, किसी के लिए भी नहीं। आपने छेड़ दिया ना। हाँ वही तो है, हाँ वही है, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन से भी रिवोक हो सकता है। समझ में आया? आया है नहीं? बोलो 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 बोलो, आया? देखो, कह रहा है वेयर देयर इज ए वेरिएशन इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। किसने सेटिंग कर ली आपस में? प्रिंसिपल डेटर ने और क्रेडिटर ने। विदाउट द श्योरिटी कंसेंट इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएशन। तो मैं सबके लिए डिस्चार्ज हो जाऊंगा जो उन्होंने बाद में करा होगा। देखना, ध्यान से देखना, इधर आना, एग्जाम्पल पढ़ लो। अच्छा, ये ए बिकम श्योरिटी टू सी। श्योरिटी कौन है? ध्यान से देखो, श्योरिटी कौन है?
ए बिकम श्योरिटी टू सी, तो कौन है श्योरिटी? ए। फॉर द बीज कंडक्ट एज ए मैनेजर इन द सीज बैंक, क्या किसके लिए श्योरिटी है वो? सी के लिए नहीं, बी के लिए। ए ने सी को गारंटी दी है बी के काम के लिए, ए ने सी को गारंटी दी है, श्योरिटी दी है बी के काम के लिए कि ये आपके बैंक में मैनेजर की तरह काम करेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं मैनेजर की तरह ये काम करेगा। हाँ तो सी को दी है ना, ठीक है। देखना, आफ्टरवर्ड बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एज कंसेंट दैट बी सैलरी विल बी रेज्ड। बाद में ए को बिना बताए बी और सी ने आपस में सेटिंग कर ली और कह रहा है मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, एंड दैट ही विल बिकम लाइबल फॉर द 1/4 ऑफ द लॉस ऑन द ओवरड्राफ्ट। कह रहा है लेकिन जितने भी ओवरड्राफ्ट आप दे रहे हो, बांट रहे हो लोगों को ओवरड्राफ्ट लिमिट, उस पे जो लॉस होगा उसकी 1/4 की गारंटी, यानी 1/4 तेरे से लूंगा। किससे? बी से। सी ने बोला कि भाई मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन जितने तू ओवरड्राफ्ट रिलीज कर रहा है ना उसका 1/4 अगर लॉस होगा तो उसका 1/4 तू देगा। देखना, कह रहा है बी अलाउ ए कस्टमर टू ओवरड्रॉ एंड द बैंक लूजेस द सम ऑफ मनी। उसने ओवरड्रॉ करना दिया और बैंक ने क्या कर दिया, वो ओवरड्रॉ करके मर गया, भाग गया कस्टमर। अब उसकी वजह से लॉस किसका हो गया? बैंक का। देखना, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप बाय द वेरिएंस made without his consent and is not liable to make good this loss। तो क्या ये ए को बता के करा था? ए ने किस चीज की श्योरिटी ली थी कि भैया बंदा काम करेगा आपके यहाँ। अब आपने उसे ऐसे काम में इन्वॉल्व कर दिया मेरे को बिना बताए, तो भैया उसकी गारंटी मेरी नहीं। तो ये किससे हुआ डिस्चार्ज श्योरिटी? बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर ने करा ना ऐसा ऐसा, सेट कर दिया उसने प्रिंसिपल डेटर को अपने हिसाब से, तो भैया मेरी गारंटी नहीं रहेगी। आगे आइए, कह रहा है इस बार क्रेडिटर कह रहा है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर कह रहा है भैया मेरे को पैसा नहीं चाहिए, चल छोड़। तो क्या श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा? हाँ जी, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। देखो, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर एंटर इनटू ए फ्रेश और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर बाय विच प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड। सही है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया और पुराने वाले को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मान लेते हैं पुराना वाला लोन था 10% इंटरेस्ट पे, उसने बोला चल तू मेरे को पैसा मत चुका, तू आज से उतने ही अमाउंट का जितना लोन प्लस इंटरेस्ट हो रहा है आज से उसे 15% पे ले ले। समझ में आया? तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें श्योरिटी था, क्या इसमें वो श्योरिटी आ गया? आप दोबारा अपने आप बन जाएगा श्योरिटी। तो इसमें वो श्योरिटी नहीं था, तो ये ओरिजिनल खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां से उसकी श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म। आ रहा है या नहीं आ रहा? अगला देखिएगा, डज एनी एक्ट ओमिशन और लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ विच द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। भैया माइनर के साथ आपने माइनर से लोन ले लिया, तो उसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर भी डिस्चार्ज हो गया। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो आपने कोई ऐसा लीगल कंसिक्वेंस कर लिया जिसकी वजह से हमारा प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो क्या श्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी? जब हमारा प्रिंसिपल प्राइमरी डिस्चार्ज हो गया बंदा, तो सेकेंडरी बंदा क्या लायबल होगा? नहीं होगा। पढ़ लोगे घर पे पढ़ लोगे एग्जाम्पल। आगे आ जाइए, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड विद। देखना ध्यान से, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? दो तरह के ऑफेंस पढ़ाए थे, कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल। स्कूटी ठुक गई थी, दीदी बोली थी जेल में डालो इसे, जेल में डालो, और सामने वाले ने बोला नहीं पैसा ले लो, तो वहां पे पैसा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर दीदी से मर्डर हो गया गलती से, तो दीदी बोल रही है पैसा ले लो, तो क्या पैसा एक्सेप्ट कर लोगे वहां पे? या रेप हो गया, दीदी कैसे, ओह सिट, चलो छोड़ो। क्या ऐसे सीरियस अपराध में आप पैसा ले लोगे? बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, उसको जेल में डालना ही पड़ेगा, इवन फांसी की सजा देनी ही पड़ेगी। उससे बढ़िया ये रहेगा कि पब्लिक बिहेडिंग ही दे दें उसको हम। आ रहा है समझ में? तो आपको समझ में आया कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल क्या होता है? कंपाउंडेबल कौन सा? यानी रियायत दे देना। कंपाउंडेबल का समझ में आ रहा है मीनिंग? रियायत दे देना। यहां पे देखो भैया, कह रहा है व्हेन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड विद और गिव
टाइम टू और एग्री नॉट टू शीव द प्रिंसिपल डेटर। क्या बोल दिया? हम क्रेडिटर ही बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को कंपाउंड कर रहा हूं, छोड़, मैं तेरे पे केस फाइल नहीं कर रहा, या तेरा मेच्योरिटी आ गई ना, तू अभी मत दे, 1 साल बाद दे दियो पैसा, तो मेरा सियोरिटी क्या लाइबल होगा? देखो पहला पॉइंट है, मैंने कंपोजिशन ऐसी कर दी जिसमें मैं पैसे मांग ही नहीं ला। पहला, मैंने कंपोजिशन कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी कर दी जिसमें मैं पैसे आपसे मांग ही नहीं रहा, विदाउट कंसल्टिंग विद द श्योरिटी। मैं बोल रहा हूं कि चल छोड़, बाद में दे दियो। मैंने प्रॉमिस कर दिया टू गिव टाइम, मैं क्रेडिटर हूं, मैंने बोला कि चल आज नहीं दे पा रहा, 1 साल बाद दियो। या मैंने प्रॉमिस कर दिया कि भैया मैं तेरे पे केस फाइल नहीं कर रहा, तेरा जब मन आए तू तब दे दियो। तो ये इन तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है? कंपाउंडिंग हो रही है। जो कौन कर रहा है? क्रेडिटर कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? पीडी के लिए। गेम समझ में आया? ये वाला पढ़ा दूं एक बार, कंपोजिशन वाला। कह रहा है इफ ए क्रेडिटर मेक ए कंपोजिशन विद द प्रिंसिपल डेटर, यानी कोई ऐसा सेटिंग कर ली, कंपोजिशन का मतलब है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर लिया जिससे बिना कंसल्टिंग विद द श्योरिटी लेटर इज डिस्चार्ज हो जा रहा है। कंपोजिशन इनवाइटेबली इन्वॉल्व द वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, हमने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर लिया, देयरफॉर द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। जैसे मैंने यहां बताया था कि भैया 10 रुपए के इंटरेस्ट पे था ना, तो मैंने चेंज करके उसे 15 पे कर लिया। मैंने कहा चल तू भी क्या याद रखेगा, तू पूरे पैसे बाद में दे दियो, 15 का इंटरेस्ट चला ले अब से। लेकिन ये श्योरिटी को बताया नहीं था। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आया इतना? अब आइए, ये तो थे केसेस जहां पे हम क्या हो जा रहे हैं? डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, हमारा जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जा रहा है। रिवोकेशन में हमने कौन कौन से केसेस पढ़े बताओ? कंटिन्यूइंग गारंटी वाला, बोलो कौन कौन सा पढ़ा? स्पेसिफिक गारंटी वाला, रिवोकेशन बाय डेथ वाला और नोवेशन वाला। और इधर आ जाओ, ये एक एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है आपसे 4 नंबर में। समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट थे, अभी एक पॉइंट पूछ लेगा कि मोड ऑफ डिस्चार्ज बाय नोवेशन, सॉरी मोड ऑफ डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन, ये पूछ लेगा आपसे, आपको बताने पड़ेंगे वो चारों पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मोड ऑफ डिस्चार्ज बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, उसमें देखो कौन कौन से पॉइंट थे? वेरिएशन, वेरिएंस कर लेंगे, रिलीज कर देगा प्रिंसिपल डेटर, और डिस्चार्ज कर देगा या कंपाउंड कर देगा प्रिंसिपल डेटर को। ठीक है, आ रहा है या नहीं आ रहा? और लास्ट है ये इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो इसमें ही आ गया, इनमें ही आ गया, वो बीच में है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा? इनवैलिडेशन उसमें ही आ गया बीच में कि माइनर वाला कहां पे है? वो वही है लेकिन सेम है, देखो नीचे आ जाओ, कहां है? ये 2 पॉइंट है ना। इनवैलिडेशन ही पढ़ा देता हूं पहले, मिस रिप्रेजेंटेशन वाला पढ़ा चुका हूं और कंसीलमेंट वाला भी पढ़ा चुका हूं, सेम है वो, इसलिए बोल रहा हूं उसमें ही आ गया। बस यहां से रीड मान लेंगे एक बार। और कोश्योरिटी वाला भी पढ़ा चुका हूं, कोश्योरिटी वाला भी पढ़ा दिया है। अगर दूसरा वाला बंदा मेरे साथ राजी नहीं होगा तो मैं भी नहीं होऊंगा, सेम है वो, ये सेम है बिल्कुल, ये पढ़ चुके हैं इसलिए बोल रहा था मैं। आगे आ जाओ, केसेस वेयर द श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, जहां पे हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, ये वो केसेस है। देखना, श्योरिटी कह रहा है श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन द एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पार्टी टू गिव द टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। क्या हुआ? एग्रीमेंट करा है हमने थर्ड पार्टी के साथ कि टाइम दे रहे हैं हम प्रिंसिपल डेटर को। सुनना, हेलो हेलो, ये वाला एग्जांपल से पढ़ो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कह रहा है सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज द श्योरिटी फॉर बी। श्योरिटी किसने दी है? ए ने। किसको? बी को। और होल्डर कौन है? सी। तो कह रहा है एंड एक्सेप्टेड बाय बी कॉन्ट्रैक्ट विद एम टू गिव द टाइम टू बी। अरे एक बिल था जो ए ने ड्रॉ करा था बी के ऊपर, और ये बोला था सी को पेमेंट कर देना, ठीक है। तो इसने श्योरिटी दी थी कि सी भाई तेरे को पेमेंट बी से मिल जाएगी। सी ने इसे आगे एम को दे दिया। अब एम कह रहा है कि भैया मेरे को पेमेंट दिलाओ, सी का टाइम ओवरड्यू हो चुका है। एम कह रहा है चलो कोई बात नहीं, मेरे पे तो अभी अभी आया इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं?
टाइम दे रहा हूं। क्या यहाँ पे कोई सेटिंग हुई बताना, यहाँ पे कोई क्रेडिटर डेटर में कोई सेटिंग हुई नहीं हुई, तो इस केस में हमारा श्योरिटी लाइबल होगा। गेम समझ में आया? एम कह रहा है, एम कौन है बताना? थर्ड पार्टी, यानी कि कौन है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो टाइम दे रहा है, तो इसका मतलब सेटिंग नहीं हुई है, वो जेन्युइन टाइम दे रहा है, तो उस केस में श्योरिटी लाइबल होगा। देखो पढ़ के देख लो, कह रहा है वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद द थर्ड पर्सन। ठीक है, क्रेडिटर के द्वारा दिया गया लेकिन थर्ड पर्सन के साथ मिलके, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। तो यहां पे ये वाला जो सीन था, ए ने बी को श्योरिटी दी थी, ए ने सी को श्योरिटी दी थी कि बी पे पैसे दे देगा, और बी ने वो इंस्ट्रूमेंट आगे एम को दे दिया था, और एम कह रहा था कि चलो मुझसे थोड़ा टाइम ले लो, आप बाद में दे देना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पैसे दे देना। तो इस केस में अगर बी पैसा नहीं देगा तो पैसा किसको देना पड़ेगा? श्योरिटी को देना पड़ेगा। समझ में आया? रिलेट कर पा रहे हो? अलग फाइंड कर पा रहे हो इससे उससे जिसमें सेटिंग हो रही थी, है ना? आ गया ये। हाँ बोलने का स्टाइल सही है आपका। हाँ, अब लास्ट देखो, सुनना, सेम कहानी है, ए बी और सी। ए कौन? क्रेडिटर, बी कौन? पीडी, और ये कौन? श्योरिटी। इस बार ना ये बंदा केस फाइल करना भूल गया, छोड़ नहीं रहा आपको, लेकिन भूल गया, तो क्या बताओ लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी? जब याद आएगा तब करेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कह रहा है क्रेडिटर्स का फॉरबियरेंस टू ड्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। सही है? तो फॉरबियरेंस को मार्क कर लेना, भूल जाने से हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर हमारा क्रेडिटर केस फाइल करना भूल रहा है तो उससे हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। कल को अगर वो केस फाइल करेगा तो पैसे ये नहीं दे पाया तो इसे देने पड़ेंगे। समझ में आया? खुद पढ़ लोगे, आगे आ जाइए। देखना, अब ये भी पढ़ा चुका हूं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग द श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। क्या बोल रहा है? उसने इंपेयर कर दिया श्योरिटी को। क्या कर दिया? इंपेयर। इंपेयर का मतलब होता है रिड्यूस करना, मतलब वही कुछ आपस में झोल कर रहा है और हमें बता नहीं रहा। देखो कह रहा है इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी और ओमिट टू डू एनी एक्ट विच हिज ड्यूटी टू द श्योरिटी रिक्वायर हिम टू डू and eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired and the surety is discharged। समझ में आया? देखो जैसे ये था कि ए बैंक ग्रांटेड ए लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉक इन द गोडाउन। इससे समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखना। एक बैंक ने एक लोन दिया, किस वजह से? स्टॉक के ऊपर, यानी स्टॉक को सिक्योरिटी में रखा और लोन दे दिया आपको। लेकिन देखना, The loan was also guaranteed by the surety। लोन की श्योरिटी किसने दे दी? किसी बंदे ने गारंटी भी दे दी। लेकिन बाद में देखना गुड्स जो था वो गोडाउन में से खो गया, और ये खोया है ड्यू टू बैंक की वजह से। किसकी वजह से खोया है? बैंक, यानी कि क्रेडिटर की वजह से खोया है। इसमें डिफॉल्ट किसका था? क्रेडिटर का। भैया तेरे को हमने जब सिक्योरिटी दी थी तो उस सिक्योरिटी को संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? तेरी थी। अगर तूने उसको खो दिया तो भैया हम पैसे नहीं देंगे। देखो, तो इसने क्या कर दिया? अपनी श्योरिटी को क्या कर दिया? इंपेयर कर दिया। इंपेयर करने का मतलब होता है खो देना, रिड्यूस कर देना, है ना, खत्म कर देना। देखिएगा, तो द श्योरिटी वाज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सो लॉस्ट। अब सुनना, अगर 10 लाख का लोन था और सिक्योरिटी दी थी 8 लाख की, तो 8 लाख का स्टॉक गायब हो गया था, तो बताना श्योरिटी कितने से डिस्चार्ज हो गया? 8 लाख से डिस्चार्ज हो गया। आप पैसे कितने देने पड़ेंगे? 2 लाख। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा है, देखो यहाँ पे, द श्योरिटी वाज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सो लॉस्ट। एग्जाम्पल पढ़ के देख लो एक बार।
घर पे पढ़ लेना। आगे चले, कह रहा है बाय, ये पढ़ा दिया, बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। हम कौन? हम कौन? श्योरिटी। बहुत बढ़िया। कह रहा है गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन अगर लिया है तो भैया हम क्या हो जाएंगे? बोलो बोलो, डिस्चार्ज हो जाएंगे। और अगर गारंटी बाय कंसीलमेंट लिया है तो तब भी हम क्या हो जाएंगे? वो गारंटी इनवैलिड ही मानी जाएगी, हम डिस्चार्ज हो जाएंगे। देख लेना यहाँ पे वही वाला गेम है। यहाँ पे वैसे वैसे एग्जाम्पल बनाए गए हैं, आप पढ़ लेना एक बारी घर से, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने समझा दिया है आपको, और कोस्ट श्योरिटी वाला भी मैंने समझा दिया है आपको। आ जाओ अब। अभी हमने क्या पढ़ा? नहीं, यहां तक क्या पढ़ा हमने? कैसे हमारा श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी को परफॉर्म कर दे रहा है, या कैसे हमारे श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जा रही है ना? अब देखिए, जैसे भैया हमारे श्योरिटी की लाइबिलिटी हर जगह आपने घोषित कर दी, क्या थोड़े बहुत राइट भी दोगे क्या उसे? मैंने उसमें से एक राइट आपको बता दिया, एक राइट मैंने मजाक मजाक में आपको बता दिया था। कौन सा? कि अगर एक क्रेडिटर है और एक प्रिंसिपल डेटर है और एक श्योरिटी है, अगर श्योरिटी ने इसको पैसा दे दिया तो ये पैसे किससे लेगा? प्रिंसिपल डेटर से। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये इसका वन ऑफ द राइट है। देखो, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, ये यही है। तो श्योरिटी वो वाला पैसा किससे ले लेगा? आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, क्या राइट अगेंस्ट कुछ क्रेडिटर भी है? देखो, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर क्या है? सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब देखना, कह रहा है वेयर ए गारंटेड डेट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म द गारंटी ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, द श्योरिटी अपॉन पेमेंट और द परफॉर्मेंस ऑफ all that he is liable for is invested with all the right which the creditor had against the principal debtor। क्या क्या बोला? कि जैसे ही वो पेमेंट कर देगा, कौन कौन? श्योरिटी, तो जो राइट हमारे क्रेडिटर के थे अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, वो वाले राइट अब हमारे श्योरिटी के पास आ जाएंगे। तो सब्रोगेशन का मतलब होता है राइट का शिफ्ट हो जाना, राइट का शिफ्ट हो जाना। तो लिख लेना यहां पे, कह रहा है दिस राइट इज नोन एज राइट ऑफ सब्रोगेशन। इट मींस दैट on the payment of the guaranteed debt, the performance of the guaranteed duty, the देखो ये लिखा है the surety step into the shoes of the creditor। तो मैं हिंदी में आपसे मजाक नहीं कर रहा था, ये लाइन आपकी बुक में लिखी है कि श्योरिटी अपने पैर क्रेडिटर के जूतों में डाल देगा। इसका मतलब होता है कि जो राइट पहले किसके पास थे? क्रेडिटर्स के पास, वो सारे राइट अब हमारे पास आ जाएंगे। हम कौन? श्योरिटी। तो ये लाइन याद कर लेना, द श्योरिटी स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। ये जरूर जरूर आपको लिखना है जब आप राइट ऑफ सबरोगेशन लिखोगे। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ राइट। आया? आया क्या? आगे आ जाइए, एग्जाम्पल खुद पढ़ लोगे? बोलो बोलो, मैं बता देता हूं आपको। राजू ने लोन लिया था, पप्पू ने गारंटी दी थी, पप्पू ने लोन का पैसा चुका दिया बैंक को, लेकिन जो लोन था वो घर, उसका घर सिक्योर था, तो अब घर बेचने का राइट किसके पास आ गया? पढ़ लेना। पप्पू नाम तो बहुत पसंद है आपको, बिकॉज पप्पू कांट। आइए, आ जाओ यार, छोड़ो प्लीज। इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई दी श्योरिटी। एक तरह का इम्प्लाइड प्रॉमिस भी है कि हम श्योरिटी को भी इंडेमनीफाई करवाएंगे, यानी श्योरिटी ने अगर ऐसे मौके पे हमारे प्रिंसिपल डेटर का साथ दिया है तो कल को जो पैसा उसने चुकाया है वो हम उसको वापस दिलवाएंगे। तो कौन इंडेमनीफाई करेगा उसे? जो भी उसकी सिक्योरिटी होगी उससे वो रिकवर कर लेगा। कौन? देखो, कह रहा है इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज ए इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। द surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee but not the sum which he paid wrongfully। तो कह रहा है जो भी पैसा श्योरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट में देगा वो सारा पैसा किससे रिकवर करेगा? प्रिंसिपल डेटर से, जब उसके पास पैसा आ जाएगा। आया या नहीं आया? बोलो ना, आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ,
तो कह रहा है इन द सेम केस अबव इफ ए डिड नॉट हैव, पढ़ लो एक बार ये, कह रहा है बी इज इंडेप्टेड टू सी एंड ए इज द श्योरिटी फॉर डेट। श्योरिटी कौन है? ए। अपॉन द डिफॉल्ट सी ने सूट फाइल कर दिया ए के ऊपर, ए डिफेंड द सूट। सुनना ध्यान से, एक चीज सुनना यहाँ पे, सी ने ना श्योरिटी के ऊपर केस फाइल करा है और ए को ऐसा लगता है कि मैं भैया ये केस जीत जाऊंगा, तो मैंने इस केस को क्या करा है? डिफेंड करा है। मैंने इस केस को डिफेंड करा है। तो मेरे को ना पैसा देना था, एक सी था क्रेडिटर, एक बी था, बी कौन था? प्रिंसिपल डेटर, और एक ए था, वो कौन था? श्योरिटी। ध्यान से समझना इस एग्जांपल को, ठीक है। अब इसने डिफॉल्ट कर दिया तो इसने इस पे केस फाइल कर दिया कि भैया तुम दो पैसा, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है लेकिन मैं इस केस को डिफेंड कर सकता हूं। डिफेंड मतलब मेरे पे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी केस जीत सकता हूं। तो पैसा था 10 लाख रुपए और केस में खर्चा हो गया 2 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया? मेरी जेब से कितना चला गया? 12 लाख। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरे पे एक रीजनेबल ग्राउंड है ऐसा कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, तो उस केस में मैं प्रिंसिपल डेटर से कितने ले सकता हूं? 12 लाख। लेकिन अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं था तब भी मैं जानबूझ के केस फाइल कर रहा हूं, तो मैं ये 2 लाख रुपए नहीं ले सकता अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं था। ये यहां पे लिखा हुआ है, देखो इस एग्जांपल में कह रहा है ए डिफेंड द सूट ऑन द रीजनेबल ग्राउंड बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसे कंपेल करा गया कि भैया पैसा दो। ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम बी द कॉस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल डेट। समझ में आया? तो कॉस्ट क्या? 2 लाख और प्रिंसिपल डेट क्या? 10 लाख। टोटल कितना? 12 लाख। समझ में आया? अब देखो नीचे क्या लिखा है, इन द सेम केस अबव इफ ए डिड नॉट हैव द रीजनेबल ग्राउंड फॉर डिफेंस। अगर इस पे रीजनेबल ग्राउंड नहीं होता डिफेंस का यानी केस लड़ने का, तो कह रहा है ए वुड स्टिल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रिंसिपल डेट दैट इज 10 लाख फ्रॉम बी बट नॉट एनी अदर कॉस्ट दैट इज 2 लाख। ये नहीं रिकवर करता। आया या नहीं आया? पक्का? आगे आ जाओ। अब राइट अगेंस्ट क्रेडिटर क्या है देखना, बस खत्म हो रहा है, 2 पेज और बस खत्म, ठीक है। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर देख लो। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? जो लोन दे रहा है। दीदी कह रही है जो दे रहा है। फिर दीदी को डर लग गया कि सर क्या दे रहा है, अरे अरे मैं तो भूल ही गई बताना। किसको दे रहा है मैडम? और बीच में पिस कौन रहा है बेचारा? तो यहां पे राइट किसके पढ़ रहे हैं हम? राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर के अगेंस्ट हमारे श्योरिटी को क्या राइट मिले हुए हैं देखिएगा। श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स सिक्योरिटी, यानी जो लोन सिक्योर होगा ना, उस सिक्योरिटी का फायदा किसको मिलेगा? श्योरिटी को। अरे मैं तो सारा चुका दूंगा तेरा, तूने लोन लिया 10 लाख का, 8 लाख की सिक्योरिटी दे दी, और जब पैसा आया, जब पैसे देने की बारी आई तू नहीं दे पाया, मैंने पूरे 10 लाख चुका दिए, तो वो 8 लाख की सिक्योरिटी किसकी? मेरी। समझ में आया? देखो कह रहा है श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू वेदर द श्योरिटी knows of the existence of such security or not। चाहे मुझे सिक्योरिटी के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, जब मैंने क्रेडिटर को पूरा पैसा दे दिया तो वो जो सिक्योरिटी है वो किसकी हो गई? अब मेरी हो गई, क्योंकि किसके जूते में पैर डाल दिया मैंने। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखो कह रहा है एंड इफ द क्रेडिटर लूजेस और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी पार्ट विद सच सिक्योरिटी द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। क्या समझ में आया? अरे 8 लाख की सिक्योरिटी दी, 8 में से उसने 2 लाख का माल लेके अपना 10 लाख का लोन चुका लिया, तो अब मैं उसे कितने दूंगा? 8 दूंगा। यही बोल रहा है, यहां से पढ़ के देख लो एक बार। कह रहा है सी एडवांस टू बी हिज टेनेंट 2 लाख रुपीज ऑन द गारंटी ऑफ ए, सी हैज ऑल्सो फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2 लाख, सिक्योरिटी भी है उस पर 2 लाख की, रुपीज बाय मॉर्गेज ऑफ द बीज फर्नीचर। सी कैंसिल द मॉर्गेज, बी बिकम द इंसॉल्वेंट एंड सी सी
ए ऑन हिज गारंटी ए इज डिस्चार्ज द लाइबिलिटी फॉर द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। समझ में आ गया? हाँ, उसके पास क्या था? फर्नीचर था उतने ही अमाउंट का, तो वो फर्नीचर से अगर पैसा ले लिया, अगर उसने बेच दिया पूरा का पूरा फर्नीचर और पैसा उससे रिकवर कर लिया, तो क्या मैं दोबारा दूंगा क्या उसे? तो ये वही बोल रहा है कि अगर वो उसने अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया लाइबिलिटी से, अगर अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया लाइबिलिटी से, तो अब श्योरिटी की लाइबिलिटी नहीं होगी। और अगर नहीं करा तो मैं पैसे दे दूंगा, फर्नीचर में बचा लूंगा अपने दोस्त का। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा? गारंटर कोई ना कोई जानकारी तो होगा, तो मैं अपने दोस्त का फर्नीचर बचा लूंगा, पैसे मैं दे दूंगा, वो फर्नीचर मेरा हो जाएगा। अब मेरी मर्जी है कि मैं उस फर्नीचर को बेच के पैसा ले लूं या दोस्त से बोल दूं कि तू बाद में दे दियो। पल्ले पड़ रहा है? आगे आइए। राइट और राइट टू सेट ऑफ। सुनना, राइट टू सेट ऑफ में कुछ भी नहीं है। अगर एक क्रेडिटर है और एक पीडी है, इसने इससे लोन लिया 10,000 का, सॉरी 1 लाख का, 1 लाख का नया लोन ले लिया फ्रेश, लेकिन इसको पीडी को इससे पैसे लेने थे 10,000 रुपए, तो बताना अब ये कितने चुकाएगा? बस यही है सेट ऑफ। देखो कह रहा है इफ द क्रेडिटर शीव द श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर लाइबिलिटी द श्योरिटी मे हैव द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ इफ एनी दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो अगर मैं यहाँ पे श्योरिटी होऊंगा तो मैं पूरे 1 लाख चुकाऊंगा या कितने चुकाऊंगा? 90 ही चुकाऊंगा। तो अगर कोई श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ रही है, ऐसे केस में श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो भैया सेट ऑफ का फायदा ले लेगा इसका और उसे 90 ही चुकाने पड़ेंगे। सेम एग्जांपल ये लिखा है यहाँ पे, देखो 50 लिए, 10 पहले से थे तो 40 चुकाने पड़ेंगे। आ रहा है? आइए आगे। राइट टू शेयर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब सुनना ध्यान से, मैं एक बस ये केस बताऊंगा, इससे ही समझ में आ जाएगा। एक कौन है? क्रेडिटर, और एक कौन है? पीडी। पीडी ने लोन लिया 1 लाख का और पीडी क्या हो गया उसके बाद? इंसॉल्वेंट। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। पीडी कौन हो गया? इंसॉल्वेंट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या लिया था पीडी ने? क्या लिया था पीडी ने? लोन लिया था। अब पीडी की एसेट से ना, यहां पे एक श्योरिटी भी बैठा है, श्योरिटी कह रहा है भैया मैं दे दूंगा पैसे जब ये नहीं दे पाएगा। पीडी के एसेट से 25% रिलाइज हो गया लोन का। कितना पैसा रिलाइज हो गया बताओ? 25,000। अब देना कितना है? तो श्योरिटी से कितना मांगोगे? श्योरिटी से कितना मांगोगे? यार कैसे लिख दिया 75? क्या हो जाता है ये? किसकी आत्मा आ जाती है हमारे अंदर? कितना मांगोगे? कितना मांगोगे? श्योरिटी से कितना मांगोगे? खत्म। पढ़ के देख लो। कह रहा है द श्योरिटी हैज अ राइट टू क्लेम proportionate reduction in his liability if the principal debtor become insolvent। आया एग्जाम्पल घर पे। राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से ही पूछा जाएगा, लिख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइएगा सुनो, पहला रूल मैं आपको बता देता हूं गेम क्या है। गेम यह है, एक कौन है हमारा? अरे कितने समझदार हो गए हो आप। और एक कौन है हमारा? प्रिंसिपल। गेम समझ में आया? और यहां पे श्योरिटी जो है ना वो एक से ज्यादा है इस बार। कितने हैं? एक से ज्यादा है। इसने लोन लिया कितने का? कितने का लोन लिया मेरे दोस्त? हाँ 9 लाख का। 3 है ना यार, डिवाइड करना इजी होगा। और ये चुका नहीं पाया, तो कहानी कहां पे आएगी हमारे? श्योरिटी भैया के पास, है ना। इसने क्या कर दिया? डिफॉल्ट, यानी ये पे नहीं कर पाया। अब बताओ, पे नहीं कर पाया। अब बताओ श्योरिटी भैया कौन कितना कितना देगा?
तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाई, इफ नथिंग इज स्पेसिफाई तो कैसे देंगे, कितना कितना, समझ में आया? पक्का? अब सुनना, अब अगला केस लेते हैं। कहाँ चला गया? ये कॉपी नहीं होता इसमें से। अगला केस लेते हैं। पहला बता दिया मैंने आपको, ये वाला केस, को श्योरिटी कैसे लाइबल है। दूसरा देखना आप, लाइबिलिटी कैसी है इस बार आपकी, डिफरेंट सम की। डिफरेंट सम बोले तो डिफरेंट सम बोले तो सेम केस है, लेकिन इस बार क्या हुआ, यहां पे पहले से ये लिखा हुआ था कि जो लाइबिलिटी है, ये जो श्योरिटी ले रहा है, ये ले रहा है 50,000 की, ये श्योरिटी ले रहा है 4.5 लाख की, ठीक है। 4.5 नहीं करो इसको, 1 मिनट इसे कम कर देते हैं। ये श्योरिटी ले रहा है 2 लाख की, बचे कितने अब, हाँ, बाकी की ये ले रहा है। ये कहानी है। तो इसको कैसे कैसे आप एडजस्ट करोगे, ठीक है, कैसे कैसे आप एडजस्ट करोगे। तो पहले पैसा जो मांगा जाएगा वो कैसे मांगा जाएगा, 50 तू दे भाई, 50 तू दे भाई, और 50 तू दे भाई। यानी जो लोअर वाला होगा उसे पहले उठा लोगे तीनों में से। डन। अब बताना कितने मैट हो गए, पैसे कितने हो गए, 1.5 लाख चले गए, बचे कितने, अरे 9 लाख में से 1.5 लाख दे दिए, बचे कितने अब, हाँ 7.5 बचे हैं देना। ये तो खत्म हो गया, इसकी तो लाइबिलिटी खत्म। अब इसकी कितनी है, हाँ 1.5 लाख इसकी बची और 6 लाख इसकी बची। तो पूरी पूरी 6 लाख पहले इससे ले लोगे, नहीं, कितना कितना लोगे, 1.5 इससे और 1.5 इससे, ठीक है। तो कितने मेट आउट हो गए अब, 3, बचे कितने, 4.5 बचे, है ना। अब लास्ट के 4.5 कौन देगा, ये भैया दे देंगे लास्ट वाले। आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यानी अगर डिफरेंट सम की अमाउंट है तो आपको जो मिनिमम वाली अमाउंट है वो पहले सब में से घटानी है, फिर जो बचेगी उसमें से घटानी है, और फिर जो बचेगी उसमें से घटानी है। आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में ये आप बताना, अगर इसकी लाइबिलिटी 3 लाख की होती, इसकी श्योरिटी 3 लाख की होती और कम की होती, आप ये मत सोच लेना कि डेट रेशो में करना है बस। आप पहले कम वाला सब में से घटाओगे, आपको ये मार्क करके चलना है, और फिर उससे कम वाला जो बचेगा वो दोनों में से घटेगा, फिर जो बचेगा वो बाद में देना है। समझ में आया। तो मान लो अगर इसकी 2 लाख, इसकी यहाँ पे 50,000 ही कर दो इसकी। एक एग्जाम्पल में ऐसा सेट कर रहा हूं जिसमें इसकी 50,000 है, ठीक है। इसकी कैसी लाइबिलिटी है, 50,000 है। तो क्या होगा, पहले 50 इसमें से गए, फिर 50 इसमें से भी चले गए, अब जो लास्ट में बचेगा वो सारा का सारा ये चुकाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऐसे ही आपको खेलना है। कहाँ पहुंच गए, आ जाओ। अब यहां से जल्दी जल्दी देख लेना। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल कंट्रीब्यूशन इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फिक्स बाय ए श्योरिटी टू हिज लाइबिलिटी। यानी मैक्सिमम लिमिट जिसकी एक श्योरिटी की जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी चलेगा,
नहीं समझ आया? मैक्सिमम लिमिट कितनी थी यहाँ पे 50। इस इन तीनों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिमिट किसकी थी? इसकी। अरे मतलब जो मिनिमम दे सकता है, ठीक है, जो तीनों में आ सकती है लिमिट, वो मैक्सिमम लिमिट कौन सी है? 50। तो वो 50 तीनों से माइनस हो जाएगा। फिर जो दोनों में आ सकती है वो दोनों से माइनस हो जाएगा। देखना अभी इसमें भी एग्जांपल है, करके दिखाना आप। तो कह रहा है ये तरीका सीख लेना, ये जरूर आएगा पेपर में। कह रहा है co-surety who are bound in different sum are liable to pay equally as far as the limit of their respective obligation permit। तो सबको इक्वली देना है, लेकिन उनकी जो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट करे, मैक्सिमम लिमिट उनकी परमिट करे। जैसे मान लो 3 लोग हैं, एक की लिमिट है 50,000, एक की लिमिट है 1,00,000 और एक की लिमिट है 70,000। तो पहले कौन सा पे होगा? तीनों में से 50 50 50, ठीक है। फिर बचा कितना? यहाँ पे कितना बचा? 50, और यहाँ पे कितना बचा? 20। फिर अगला कहाँ से पे होगा? 20 20। फिर लास्ट में कितनी बचेगी लायबिलिटी? वो 30 यहाँ से पे होगा। ऐसे पे करना है आपको। समझ में आया? देखो कह रहा है ए बी सी आर द श्योरिटी फॉर डी एंटर इनटू 3 सेवरल बॉन्ड ईच इन ए डिफरेंट पेनल्टी, नेमली ए की पेनल्टी, ए की जो गारंटी है वो कितने की है? 1,00,000 की। बी की कितने की है? 2,00,000 की। और सी की कितने की है? 3,00,000 की। समझ में आया? ये मेरे को करके दिखाओ आप अगले पेज पे। ए बी और सी तीन है, एक की कितने की थी? बी की कितनी है? और सी की कितनी है? 4,00,000। और बताना डिफॉल्ट कितने का हुआ है? देखो पढ़ो। कंडीशन फॉर द डी ड्यूली अकाउंटेड टू ई, डी मेक डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 3,00,000, ए बी सी आर ईच लाइबल टू पे। यहां पे उन्होंने बाकी पे कर दिया, लेकिन कितना पे नहीं कर पाया? 3,00,000। तो 3,00,000 कैसे? बस इससे ले लें। कैसे लेंगे? एक इससे, एक इससे, एक इससे। समझ में आया? अब आगे आ जाओ, अगला एग्जांपल देखो। इस बार डिफॉल्ट कितने का हुआ? सेम है क्वेश्चन, डिफॉल्ट कितने का हुआ? 4,00,000। तो क्या करेंगे? अब देखो ये तो खत्म, हाँ ये बचा है, ये कितना बचा है? 1,00,000। और ये कितना बचा है? 3,00,000। तो इसमें से कितना यूज करोगे? 4 करना है ना अब। अरे सुनो ना, 3 तो मेट आउट हो गया यहां से। अब टोटल लाइबिलिटी कितने की है? सुनो, वही समझाना चाह रहा हूं आपको। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? दूसरा केस है, टोटल लाइबिलिटी कितनी? 4,00,000, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले 1,00,000 1,00,000 1,00,000, फिर ये तो खत्म हो गया। इसमें कितना बचा? 1,00,000 और 3,00,000। और लाइबिलिटी कितनी बची? 3 यूज हो गई, 3 तो मिल गई यहां से। अब बची कितनी? 1। अब एक पूरी एक से ही ले लोगे क्या? तो दोनों में इक्वली, अगर दोनों की लिमिट में आ रहा है तो 50 इससे और 50 इससे। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर दोनों की लिमिट में आ रहा है। अगर यहाँ पे लाइबिलिटी बताओ 4 बचती, यहाँ लाइबिलिटी अगर 5 होती, 5 और 3, और बचती कितनी? 2,00,000। तो 2,00,000 कैसे कैसे पे होती? फिर उस केस में एक यहाँ से और एक यहाँ से। समझ में आया? अगर लाइबिलिटी यहाँ 3 बचती, यहाँ मान लो 6 की लाइबिलिटी होती और 3 पहले आपने यूज कर लिया, अब 3 की बची है, कैसे कैसे करोगे? फिर भी एक एक करोगे, फिर ये खत्म हो जाएगा और बचेगा ये 2, तो 2 यहां से मेट आउट होंगे। समझ में आ रहा है? समझ गए ना कैसे खेलना है? अगर लिमिट के अंदर आ रहा है तो आधा आधा, लिमिट के अंदर नहीं आ रहा तो एक की लिमिट पूरी दोनों में लगेगी, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। आइए, तो 4,00,000 वाला आपको आ गया, 4,00,000 वाला आ गया। ए इज लाइबल टू पे 1,00,000 एंड बी और सी 1,50,000 1,50,000। कैसे आया 1,50,000 1,50,000? 4,00,000 वाले केस में समझ में आया ना? एक 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 और फिर 50 50। और आगे देखो, कह रहा है अगर यहां पे 7,00,000 था पूरा, यहां पे आ जाओ। अब सेम केस है, हाँ सेम केस है, और 7 हो गया तो 3 तो वैसे ही यूज हो गई, 4 बची। 4 एक इसमें आ रहा है, एक 3 इसमें आ रहा है, तो ये अपना पे कर देगा, ये अपना पे कर देगा। तो इसकी जेब से टोटल कितना गया? 2, इसकी जेब से 1 और इसकी जेब से 4।
समझ में आ रहा है? तो ऐसे कैलकुलेट करना आपका किसकी जेब से कितना जा रहा है। तो कह रहा है पूरा पूरा पे कर देंगे। ये आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्त? इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लेंगे 5 मिनट का ब्रेक और नया सेक्शन, नया जो अगला चैप्टर है वो चालू करेंगे। ठीक है भाई? अगला चैप्टर 8 यूनिट 8 चालू होने वाली है, आप बस नेक्स्ट वीडियो में देखो।